हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू KNS क्लासेस और आपका हार्दिक स्वागत है अपने विक्ट्री बैच पे, जो कि अभी क्लास 12th इंग्लिश मीडियम का रन कर रहा है। आज अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं, जिसके अंदर आज अपन को VBT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना है। ठीक है, इससे पहले जो पार्ट हुआ था उसके अंदर अपन ने पूरा बेसिक देखा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में कि क्या होता है। ठीक है, और नोमेनकल्चर वगैरह इसमें भी अपन ने बात की थी, और एक थ्योरी पढ़ी थी वर्नर थ्योरी। और आज अपन पढ़ेंगे VBT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड आइसोमेरिज्म। ठीक है, और आज अपना है वो इसके असाइनमेंट भी डाल देंगे, क्योंकि चैप्टर खत्म हो जाएगा तो फिर अपने ये आप है वो असाइनमेंट वगैरह मिला सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर लगभग 125 क्वेश्चन रहेंगे, तो वो आप मिलाइए ताकि आपके क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कंसेप्ट है एकदम क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आप अभी तक डिस्कॉर्ड में नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे असाइनमेंट वगैरह नोट्स वगैरह सारी अपलोड होते हैं, और संडे को टेस्ट सीरीज भी अभी चल रही है, तो आप उसका फ्री में लाभ उठा सकते हैं। और साथ ही साथ जिन्होंने ये लेक्चर नहीं देखे हैं, जैसे अपन ने सॉलिड स्टेट कंप्लीट कर लिया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आज कंप्लीट हो जाएगा, तो पीछे के लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले VBT से। ठीक है, तो आज का वैसे पहला हो गया और सेकेंड थ्योरी है, वैसे ये एक वर्नर थ्योरी हो गई थी, और वैसे लेक्चर की पहली थ्योरी है, तो जैसा आप नाम देना चाहो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो कि पाउली ने दी थी। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अपने सिलेबस में कोऑर्डिनेशन नंबर एक तो 4 वाले हैं और एक 6 वाले हैं। कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड आपके सिलेबस में है उनका कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 4 होगा या तो फिर 6 होगा। अब अगर मैं यहाँ पे आपके बात करूँ तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से अपन स्टार्ट करेंगे। देखो, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, एक बात तो फिक्स है कि उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। ठीक है, क्या होगी ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल होगी। और ज्योमेट्री अगर ऑक्टाहेड्रल होगी तो 2 प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन अपने एग्जिस्ट करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, तो ये तो कन्फर्म है कि उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। ऑक्टाहेड्रल आपने देखा होगा। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं, देखो देखो स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल की ऐसी होती है, मैं बताता हूँ आपको। तो ऑक्टाहेड्रल जैसे मान लो अपने पास कोई भी मेटल है, 4 लिगेंड तो उससे ऐसे जुड़ जाएंगे, समझ में आ गई ना बात ये। और एक क्या होगा, ऊपर और एक नीचे की तरफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये एक ऑक्टाहेड्रल बनेगा, यानी 8 फेसेस वाला, 4 फेस ऊपर होंगे और 4 फेस क्या होंगे, नीचे की तरफ रहेंगे। तो ये ऑक्टाहेड्रल की स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, तो जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6 होता है, उसका स्ट्रक्चर या फिर ज्योमेट्री कैसी होगी, अपने पास ऑक्टाहेड्रल होगी। ये चीज़ समझ में आ गई। अब अपन अगर बात करें, देखो ये सारा VBT नहीं बताया है, तो उनके 2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। ठीक है, कौन कौन से 2, एक तो है sp3d2। ठीक है, और एक होता है अपने पास d2sp3। 2 प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होंगे इसमें। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल और 2 प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट करेंगे। कौन कौन से, sp3d2 और d2sp3। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसमें अगर बात करो तो बाहर वाला D यूज में लिया जाता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और यहाँ पे अंदर वाला D यूज में लिया जाता है, तो इसको बोला जाता है अपने पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये चीज़ समझो पहले तो, कि यहाँ पे अपने पास क्या हुआ है, sp3d2 बाहर वाला D यूज में हुआ है, तो इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। और वो कॉम्प्लेक्स जिसमें क्या होता है कि ऑक्टाहेड्रल या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले क्या करते हैं, अगर अंदर वाला D यूज में लेते हैं तो क्या बनेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, अब ये जब चीज़ बनती है ना, तो यहाँ पे जो लिगेंड्स होते हैं ना, उन लिगेंड्स को अपन बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड्स। ठीक है, ये भी VBT ने बताया था कि लिगेंड 2 प्रकार के होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स, और यहाँ पे क्या होता है अपने पास, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स आते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। ठीक है,
दो प्रकार के हो गए लिगेंड, एक वीक फील्ड के लिगेंड होंगे, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिगेंड होंगे। ये चीज़ आपके क्लियर हो गई। अब अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो लिगेंड्स हो गए वो वीक फील्ड के अगर लिगेंड्स होंगे, इनकी प्रेजेंस में हमेशा क्या होता है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आती है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जैसे वीक फील्ड के लिगेंड कौन से हो गए, जैसे कि X माइनस हो गए, Cl माइनस, Br माइनस, F माइनस, I माइनस, ये सारे हो गए। और इसके अलावा H2O भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिगेंड्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पे कार्बोनिल आपका फेमस है, ठीक है। कार्बोनिल आपका यहाँ पे एक फेमस एग्जांपल है, साइनाइड भी आपका यहाँ पे फेमस एग्जांपल है, EDTA भी आपका फेमस एग्जांपल है। तो ये सारे हो गए। तो वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिगेंड होते हैं, और ये क्या होते हैं, वीक फील्ड के लिगेंड्स होते हैं। अब देखो, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखो, मेहमान दो तरह के होते हैं। एक तो वो मेहमान होते हैं जो क्या होते हैं कि कुछ कुछ दिनों से आते रहते हैं, ठीक है, साल में, मतलब ये है कि उनके 12-13 चक्कर तो पक्के ही है, ठीक है। और एक वैसे मेहमान होते हैं जो साल में क्या होते हैं कि चंद दिनों में आते हैं, 1-2 दिन के लिए आते हैं। तो ज़्यादा जो खातिरदारी है वो किसकी होती है, जो बहुत कम बार आते हैं, ठीक है। और जो ज़्यादा बार आते हैं नॉर्मली उनके लिए क्या है कि कोई ज़्यादा खास व्यवस्था नहीं होती। तो ऐसे ही अपने पास लिगेंड भी दो होते हैं। एक होते हैं अपने पास वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है, ये वो वाले मेहमान है जो क्या होते हैं लगातार आते हैं, साल में लगभग 13-14 बार, तो ये है कि चक्कर काट ही लेते हैं। और एक होते हैं अपने पास स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिगेंड जो बहुत कम बार दिखते हैं, ठीक है। जैसे वो मेहमान आप मान लो जो क्या हो गए अपने पास साल में 1 बार आते हैं। तो खातिरदारी किन की होती है, ज़्यादा अच्छी इनकी होती है और इनकी घटिया खातिरदारी होती है। समझ में आ गई ना। अब जो क्या है कि अपने पास ये है कि जो मेहमान आपके डेली आते हैं उनके लिए कोई खास व्यवस्था नहीं होती, चाहो वैसे कमरे में के अंदर बैठ जाओ, कोई कमरा खाली नहीं किया जाता, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे होता है, अगर वीक फील्ड के लिगेंड्स होते हैं ना, तो सेंट्रल मेटल एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटम बोल दो या आइंस बोल दो, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ठीक है, वो पेयरिंग नहीं करते, नॉट पेयरिंग। ये एग्जाम्पल दूंगा तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। एक बार ऐसे याद रख लो कि वीक फील्ड के लिगेंड होते हैं तो सेंट्रल मेटल एटम या आइंस के जो डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो पेयरिंग नहीं करते हैं। जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं उनमें क्या होता है अपने पास उनमें क्या होता है, डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, डी ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, विल फॉर्म पेयरिंग। तो उनकी पेयरिंग हो जाती है, जबकि इनकी पेयरिंग नहीं होती। समझ में आ गया ना, इनकी पेयरिंग नहीं होती, उनकी पेयरिंग हो जाती है। पेयरिंग का क्या मतलब है मैं बताता हूँ। देखो, मान लो मेरे पास ये डी है और इसके अंदर मान लो क्या है कि 5 इलेक्ट्रॉन भरे हुए, और एक मैं सेम टू सेम ऐसा का ऐसा एक और बना लेता हूँ, ठीक है। अगर क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड आएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड का अगर लिगेंड आएगा तो आपको पेयरिंग कर देनी है। पेयरिंग का क्या मतलब होगा, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ जाएगा। तो कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, ये ऐसे दिखेंगे, ये पेयरिंग हो जाएगी, ये अकेला ऐसा रहेगा। तो 2 डी क्या हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। इसका मतलब 2 डी ऑर्बिटल्स आर वैकेंट, ठीक है, 2 डी ऑर्बिटल वैकेंट रहेंगे, ठीक है। और अगर क्या होता है, वीक फील्ड के लिगेंड आते हैं तो ये इन इलेक्ट्रॉनों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई ना, इन इलेक्ट्रॉनों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये उठ के पेयरिंग वगैरह नहीं करेंगे। तो मेन कहने का मतलब यही है मेरे पास कि समराइज अगर मैं करूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ले लेना। हाइब्रिडाइजेशन 2 होंगे, sp3d2 या d2sp3। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इनको, इनर ऑर्बिटल बोलते हैं, क्योंकि इसमें बाहर वाला डी यूज में होता है, उसमें अंदर वाला डी यूज में होता है। अब यहाँ पे लिगेंड क्या होंगे, ये कब होता है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कब होता है, जब वीक फील्ड के लिगेंड आते हैं, जैसे Cl माइनस, Br माइनस, F माइनस, I माइनस, H2O। इस केस में सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन का डी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पेयरिंग नहीं करते। और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिगेंड होते हैं जैसे CO, Cn माइनस, EDTA, ठीक है। यहाँ डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करते हैं और डी ऑर्बिटल 2 खाली हो जाते हैं, ठीक है, 2 कमरे खाली छोड़ दिए जाते हैं कि भाई वो आके अपने इलेक्ट्रॉन डालेंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ कि जब भी एग्जाम्पल आएगा तो आप क्या करोगे। सबसे पहला, सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन का पहले आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। दूसरा भाई पहली बात है सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। फिर अगर आपके पास लिगेंड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड का होता है, तब तो पेयरिंग करा दो। ठीक है, और अगर क्या होता है वीक फील्ड का लिगेंड होता है, तब आपको डी ऑर्बिटल की पेयरिंग नहीं करानी है, नॉट पेयरिंग अकर इफ पॉसिबल। अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो समझ में आ गई बात ये। फिर उसके बाद मैं तीसरे पॉइंट की अगर बात करूं तो बाद में क्या होगा, लिगेंड्स क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे किसके साथ, विथ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, या फिर आयन। ये चीज़ हो गई भाई। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो सेंट्रल मेटल एटम का या फिर आयन का। उसके बाद लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग करो, नहीं है तो पेयरिंग नहीं करनी। लिगेंड्स हैं वो अपने पास क्या होंगे, बाद में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे सेंट्रल मेटल एटम के साथ। अब आपको क्या करनी होगी, उनकी मैग्नेटिक नेचर भी बतानी होगी। स्ट्रक्चर ये हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, बाद में आपको क्या करनी पड़ेगी, मैग्नेटिक नेचर बतानी पड़ेगी। अब मैग्नेटिक नेचर दो प्रकार की होती है, या तो डायामैग्नेटिक होगी, ठीक है, डायामैग्नेटिक होगी, या तो फिर क्या होगी, पैरामैग्नेटिक होगी। डायामैग्नेटिक कब होती है, जब ऑल इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं अपने पास, पेयर्ड हो। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड हैं, ठीक है, तो आपके क्या करने पड़ेंगे यहाँ पे, ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड, यानी अगर जोड़े बना रखे हैं सभी इलेक्ट्रॉनों ने, एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं रहना चाहिए, यानी अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं रहना चाहिए। जैसे इसके अंदर हो गया, देखो इन दो ने तो पेयर बना लिया, पर ये एक रह गया, ये पेयर नहीं बना सकता। ठीक है, ये पेयर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना। तो डायामैग्नेटिक में क्या होता है, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर होने जरूरी होते हैं, तब तो डायामैग्नेटिक नेचर होती है। और पैरामैग्नेटिक क्या होती है अपने पास, पैरामैग्नेटिक में क्या होता है अपने पास, कुछ भी मान लीजिए कि एक भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स अगर अपने पास क्या है, अनपेयर्ड है, अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बच गया, जैसे इसमें बचा है, तो ये कैसी नेचर शो करेगा, पैरामैग्नेटिक। यानी कि ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ या मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या शो करते हैं, अट्रैक्शन। ठीक है, और ये क्या करते हैं, डायामैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक तरफ की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या करते हैं, वीकली रिपल्सन शो करते हैं। समझ में आ गई ना बात ये। तो ये चीज़ हो गई। तो आपको मैग्नेटिक नेचर भी साथ में आपको बतानी पड़ेगी। फिर आपको बताना पड़ता है यहाँ पे क्या, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा मैग्नेटिक मोमेंट। म्यू का फॉर्मूला होता है अंडर द रूट n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन। समझ में आ गई ना, बोहर मैग्नेट्रॉन। यहाँ पे म्यू क्या होता है, म्यू होता है मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट आपको निकालना होगा। एन यहाँ पे क्या है, एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे प्रेजेंट है। समझ में आ गई बात ये। एन की जैसे मान लो यहाँ एक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू एक हो जाएगी। यहाँ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एन की वैल्यू एक होगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, म्यू की वैल्यू आप निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, और उसके बाद आप निकालोगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी। क्या निकालोगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अब ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकाली जाती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2s+1। क्या होता है, 2s+1। ये आपने 11th के अंदर पढ़ा होगा। s का क्या मतलब होता है, s की वैल्यू आपको क्या लेनी है, हाफ लेनी है। कितनी लेनी है, हाफ लेनी है। और हाफ भी लेनी कब है, ठीक है, हाफ कब लेनी है, फॉर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फॉर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू हाफ होगी। जैसे कि यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो s की वैल्यू हाफ हो गई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो s की जगह 1 रखो, +1, यानी 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे रखना है। अब देखो इसकी प्लस हाफ, इसकी माइनस हाफ, ये तो 0 हो गया। इसकी भी प्लस हाफ माइनस हाफ 0 हो गया। अब इसका आप क्या करोगे, हाफ ले लोगे। पता होगा ना आपको, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन रहते हैं, तो इनका तो क्या हो जाएगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, इस ऑर्बिटल का 0, इसका भी 0, और इसका यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ गई बात ये। देखो बोर्ड के लिए आप वीक फील्ड के लिगेंड्स है वो मैंने यहाँ पे जो लिखे हैं, Cl-, Br-, F-, I- और S2 है, ये ध्यान में रख लो। और वहाँ पे CO, Cn-, EDTA वगैरह ये याद रख लो। इतने से काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई भी अगर आपका एग्जाम्पल आएगा, एक एग्जाम्पल तो फिक्स है आपके, एक क्वेश्चन आना यहाँ से जरूरी है। क्या होगा, आपको एक कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया होगा, और उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपको सब कुछ पूछेगा कि हाइब्रिडाइजेशन बताओ।
ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन बताओ, उसका ज्योमेट्री बताओ, ठीक है, और फिर उसकी आपको क्या पूछेगा वो स्पिन मल्टीप्लिसिटी, मैग्नेटिक नेचर और मैग्नेटिक मोमेंट, ये आपसे पूछेगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो सेंट्रल मेटल एटम का। फिर आप लिगेंड के स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करो, जैसे मैंने यहाँ पे की थी, और वीक फील्ड है तो पेयरिंग नहीं करनी। लिगेंड्स हैं वो बाद में क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे, किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन के साथ। अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा अच्छे अच्छे। फोर्थ में मैग्नेटिक नेचर निकालनी है, डायामैग्नेटिक, जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो तब डायामैग्नेटिक लिख देना, अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड दिखा तो पैरामैग्नेटिक कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। म्यू इज इक्वल टू अंडर द रूट एन, एन प्लस 2 बोहर मैग्नेट्रॉन होती है, एन की वैल्यू होती है अपने पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे हो जाएगा एन की वैल्यू। वहाँ से आप म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1 होता है, एस की वैल्यू हाफ लेनी है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए, तो 2 के लिए कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, सॉरी 1 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ पे करना है। एक बात का ध्यान रखना, आप पहले एग्जाम्पल में आप एक चीज़ देख लेना कि कहीं पे CO+3 या फिर 4D एंड 5D सीरीज के एलिमेंट, ठीक है, 4D एंड 5D सीरीज के एलिमेंट अगर प्रेजेंट है तो जितने भी लिगेंड है उसके साथ लिखे हुए उस सारे के सारे लिगेंड कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। ये एक एक्सेप्शन है, आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। कोबाल्ट+3 और 4D एंड 5D सीरीज के एलिमेंट, 4D वाला कौन सा हो गया अपने पास, 4D वाला अपने पास कौन सा हो जाएगा, इट्रियम, जिरकोनियम वगैरह, वो सारे हो जाएंगे। समझ में आ गई ना बीमारी, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह पे पड़ेगी आगे चलकर, और उसके बाद ला हफ्ता वरना रे, इधर उससे पिटाई और होगी। तो वो जो 2 श्रेणियां हैं ना, जो 2 अपने हैं, वो सारी की सारी क्या होती है, उसमें से कोई भी अगर एक एलिमेंट आपके क्या हो गया, सेंट्रल मेटल एटम बन गया, या फिर CO+3 आपके सेंट्रल मेटल एटम बना है, तो सारे के सारे लिगेंड चाहे कोई सा भी लिगेंड उसके साथ जुड़ा हो, आप क्या करोगे, वहां पे उस लिगेंड को स्ट्रॉन्ग मानोगे, यानी कि डी ऑर्बिटल की पेयरिंग करानी है अगर पॉसिबल हो तो। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो पहले आप ये सारा का सारा है वो एक बार अपने आंखों से निकाल लीजिए, उसके बाद अपने इसके एग्जाम्पल करते हैं, नोट कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और ये 4 एग्जाम्पल करेंगे VBT के, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको, इसमें आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। ज्योमेट्री बतानी है आपको इसमें, ठीक है, क्या बतानी है, ज्योमेट्री बतानी है, हाइब्रिडाइजेशन भी बताना है आपको, मैग्नेटिक मोमेंट भी बताना है, मैग्नेटिक नेचर और स्पिन मल्टीप्लिसिटी, इन 5 चीज़ों के बारे में बात करनी है। सबसे पहले देखो इसके बारे में, तो पहला स्टेप क्या था कि सेंट्रल मेटल एटम का क्या लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये मैंने निकल लिखा, निकल आता कितने पे बताओ, मैंगनीज आता है 25 पे, आयरन, कोबाल्ट और निकल, ठीक है, यानी कि अपने पास आएगा ये 26, 27, 28 पे, ठीक है। 28 पे आएगा तो क्या हो जाएगा, आर्गन तक कितने हो गए अपने पास, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा, फोरस के अंदर तो आ जाएंगे अपने पास कितने, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फोरस के अंदर कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, और बाकी बचे हुए 20 और अपने पास 28 पे तो 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। अब निकल +2 के अंदर है, निकल किस स्टेट में, +2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। अब देखो निकालते हमेशा किस में से, आउटर मोस्ट जो सेल होती है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं भाई, अंदर वाले से थोड़े इलेक्ट्रॉन निकालोगे। पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलते हैं, बाहर वाली में, बाहर वाली जो अपने पास होती है ना सेल, उसमें से निकाले जाते हैं भाई। ये तो 3 है, 3rd सेल हो गई, और ये 4th सेल है, तो 4th सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने, तो कितना हो जाएगा, आर्गन, और यहाँ क्या हो जाएगा 3D, अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, +2, अच्छा 3D 8 हो गया, और 4s अपने पास खाली हो जाएगा, ठीक है, 4s ये 0 हो गया। समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे क्या है मेरे पास 3D 8, यानी कि 5 ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, और इसके अंदर अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा 8 इलेक्ट्रॉन है, और लिगेंड कौन सा है, H2O और निकल है, ठीक है। पहले ये भी देख लेना, सेंट्रल मेटल एटम मैंने कहा था ना कोबाल्ट और 4D एंड 5D सीरीज से ना आए, ठीक है, तो वहाँ से तो नहीं है, निकल है, ठीक है। इसका मतलब H2O वीक फील्ड का लिगेंड है, वीक फील्ड का लिगेंड है तो अपने पास पेयरिंग नहीं करनी, तो पेयरिंग नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ दो। फिर क्या आएगा अपने पास, 4s आएगा, 4s के बाद अपने पास क्या आएगा, 4p आएगा, क्या 4p के बाद क्या आएगा अपने पास, 4d आएगा, ठीक है, कौन आ गया, 4d आ गया, ठीक है। अब आप लो किसको, देखो यहाँ तक हो गया ना अपने पास है, पहला था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, दूसरा था अपने पास कि अगर वीक फील्ड का लिगेंड है तो अपने पास पेयरिंग नहीं करानी, स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड है तो पेयरिंग करानी है, और तीसरा अब क्या आएगा,
कि जो अपने पास लिगेंड्स होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में क्या होता है, लिगेंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल में डालेगा। इसका मतलब यहाँ आएगा H2O और H2O अपने लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पर रख देगा। ऐसे दूसरा H2O आएगा वो भी ऐसे अपने इलेक्ट्रॉन रखेगा। ऐसे H2O जो अगला आएगा वो यहाँ पे, ठीक है। और टोटल कितने हैं अपने पास, 6 हैं। तो 1 2 3 4 5, एक और बना दो 6। तो H2O ने अपने लोन पेयर डाल दिए। अब यहाँ पे देखो एक तो आ रहा है S, 3 P के और 2 D के ऑर्बिटल यूज में हुए। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, सबको मिला के हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, सब ऑर्बिटल को साथ में मिलाते हैं और उसकी हर एक की एनर्जी बराबर कर देते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो गई बताओ, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे कितनी हो गई, एक S 3 P के तो sp3 और D के 2 यूज में हुए हैं तो sp3d2 हो गया। यानी कि ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। बाहर वाला D यूज में हुआ है ना, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये चीज़ ठीक है। और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन ये हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है क्योंकि 6 लिगेंड यहाँ पे क्या है, बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे, ये चीज़ भी आपके क्लियर हो गई। अच्छा ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। इसका मतलब निकल रहेगा बीच में +2, ठीक है, और एक H2O, 2 H2O, 3 और ये 4, ये 4 तो ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ठीक है। ये ऐसे इलेक्ट्रॉन दे दिए, एक निकल क्या करेगा, ऊपर से इसको इलेक्ट्रॉन देगा, एक निकल है वो नीचे से इलेक्ट्रॉन, सॉरी निकल क्या, H2O क्या करेगा, एक ऊपर से निकल को क्या देगा, लोन पेयर देगा और एक नीचे से। तो यहाँ पे अपने पास कैसी होगी, ये स्ट्रक्चर बनेगी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। उसके बाद अपने पास आती है बात किसकी, मैग्नेटिक नेचर की, ठीक है। तो मैग्नेटिक नेचर अपन को यहाँ पे बतानी है। तो मैग्नेटिक नेचर यहाँ पे देखो, ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कौन सा होता है अपने पास, पैरामैग्नेटिक नेचर आती है। इसका मतलब मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा वो क्या शो करेगा, वो क्या शो करेगा, अट्रैक्शन शो करेगा। अब उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात बताऊँ तो मैग्नेटिक मोमेंट की, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, यानी कि म्यू की वैल्यू क्या होगी, √n+2 वो है मैग्नेट्रॉन। तो वैल्यू रखो, यानी कि n की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने रहे हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी रखोगे, 2 रखोगे। तो 2 वैल्यू रख दो यहाँ पे, कितनी हो जाएगी, 2 वो है मैग्नेट्रॉन। यानी ये हो गया अपने पास √2, 2 और 2 कितने हो गए, 4, यानी × 4, ये कितना हो जाएगा, √8 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक बताता हूँ इसका अप्रोक्सीमेट आंसर निकालने की, ठीक है। जितनी भी n की वैल्यू होती है ना उसमें क्या करो आप 0.75 है वो जोड़ दो। तो 2 हो गया ना, तो 2 हो गया तो यहाँ पे आप कितने जोड़ोगे, 2.75, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 2.75। आपको क्या करना है, n की वैल्यू में 0.75 जोड़ दो, ठीक है। तो जो भी आपका आंसर होगा ना वो एकदम करेक्ट आएगा, मतलब नियरली एकदम आ जाएगा। समझ में आ गई ना बात। ये अगर ऑप्शन में दिए हुए हैं तो एकदम बढ़िया ट्रिक है, ये शानदार ट्रिक है। और अगर एग्जैक्ट निकालने हैं तो फिर तो आप पूरी विधि यूज़ में लो, ठीक है। या फिर ऐसे लिख लो इसको भाई, 2√2 होता है ये, और √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414। अब इसका एग्जैक्ट आंसर निकाल लो या तो, ठीक है। और ऑप्शन दिए हुए हैं तो ऑप्शन में क्या करो, जितनी n की वैल्यू होगी उसमें से 0.75 आप उसमें क्या कर दो, ऐड कर दो। तो आपको ये पूरा फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, या तो ऐसे याद रख लो। अब आप ना जाओ किस पे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी पे, ठीक है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं बताओ। स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाली जाती है 2s+1 से, ठीक है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए अपने पास s की वैल्यू हाफ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास 2 है तो इसका हाफ इसका हाफ कितना हो गया, s की वैल्यू 1 हो गई। तो कितना होगा, 2 × 1+1, तो कितना हो गया, 2+1, ये कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये s की वैल्यू आ गई +5, ठीक है। अब आ जाओ अपने अगले क्वेश्चन पे। भाई ये तो हो गया, सारा बता दिया ना इसके अंदर, भाई स्ट्रक्चर वगैरह भी बता दी, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी फॉर्म करवा दिए, हाइब्रिडाइजेशन भी, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मल्टीप्लिसिटी सब बता दिए यहाँ पे। अब आ जाओ यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड में क्या दे रखा है, FeCN6 के ऊपर पावर कितनी है, 4- है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इसको x मान लो। साइनाइड कितने हैं, 6, एक साइनाइड पे -1 होता है बराबर -4।
तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू -4, तो x की वैल्यू आएगी 6 माइनस 4 इक्वल टू यहाँ कितना हो गया +2 हो गया। समझ में आ गई? यानी आयरन यहाँ पे किस स्टेट के अंदर है, Fe+2 स्टेट के अंदर है। ये आपको क्लियर हो गया? यहाँ तो मैंने डायरेक्ट ही कर दिया भाई, x यहाँ पे मानो इसका 0 बराबर +2, इसलिए मैंने +2 डायरेक्ट लिख दिया था। ठीक है, और आयरन यहाँ पे कितने पे, +2 पे। अच्छा, आयरन आता कितने पे, मैंगनीज आयरन 26 पे आता है। ठीक है, 26 पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, आर्गन तक 18 तक तो हो जाएगा। 4s के अंदर कितने आएंगे, जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख देता हूँ कोऑर्डिनेशन में 3d और 4s। 4s के अंदर आ जाएंगे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 20 हो गए, बचे कितने, 6 इसमें आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करो तो ये तो +2 में है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो 3d के अंदर कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब ये रहा मेरे पास 3d, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो इसमें आ गए 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो लिगेंड है साइनाइड, और साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड होता है, तो पेयरिंग करा दो। पेयरिंग कराओगे तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के और यहाँ आ जाएंगे। समझ में आ गई? अब देखो 2d के खाली हो गए। अब उसके बाद क्या है आता है, 4s आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, 4p आएगा। ऐसे ही बनाओगे। समझ में आ गई बात? ये तो ये चीज़ हो गई भाई। स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड था तो मैंने पेयरिंग करा दी। पेयरिंग कराने के बाद d के 2 ऑर्बिटल खाली हो गए, एक s का और 3p का। अब यहाँ पे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कैसे बनाओगे, देखो साइनाइड है ना अपने पास, तो Cn माइनस क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल देगा, ये 2 यहाँ पे ऐसे। टोटल कितने अपने पास, 6 हैं, तो 6 साइनाइड ने अपने इलेक्ट्रॉन डाल दिए। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखो अंदर वाला d यूज़ में हुआ है, अंदर वाला d यूज़ में हुआ है, तो ये कैसा हो जाएगा अपने पास, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया अपने पास। इनर ऑर्बिटल का कॉम्प्लेक्स हो गया, इनर ऑर्बिटल का कॉम्प्लेक्स हो गया, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी बताओ भाई। एक तो अपने पास क्या है, हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी बताओ। 2 तो d के अंदर वाले हैं, तो d2, एक s है s और 3p है sp3, तो क्या हो जाएगा d2sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, ज्योमेट्री अपने पास हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, सेम वैसे ही करना है। ये Fe+2 है, ये 4 साइनाइड आप यहाँ से लेके आओ। ठीक है, ये अपने क्या करेंगे, लोन पेयर है वो आयरन को देंगे। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया। एक साइनाइड है वो अपने ऊपर से इलेक्ट्रॉन देगा, एक साइनाइड अपने इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ से आयरन को प्रदान कर देगा और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब मैग्नेटिक नेचर की बात करो, तो मैग्नेटिक नेचर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसका मतलब क्या हो गया, डायामैग्नेटिक हो गया। यानी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, रिपल्सन शो करेगा। उसके बाद अपन बात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट की। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट की। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट में अपने पास म्यू इक्वल टू √n+2। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कोई भी एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नहीं दिख रहा, तो n की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, 0। n की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब म्यू का वैल्यू भी कितना होगा, 0 होगा। अब आ जाओ स्पिन मल्टीप्लिसिटी पे। ठीक है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2s+1। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, तो इसका मतलब s की वैल्यू 0, तो कितना हो जाएगा, 1 आएगा, यानी +1 इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी। ये लो, एकदम ईजी है, कुछ नहीं है, एकदम ईजी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ अगला क्वेश्चन। तो पहले आप ये दोनों है वो सही ढंग से देख लीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, देख लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और ये बचे हुए 2 क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो थर्ड अपने पास क्या है, कोबाल्ट H2O होल 6 की पावर कितनी है, 3+। तो कोबाल्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा +3 स्टेट के अंदर है। कोबाल्ट +3 स्टेट के अंदर अगर होता है तो चाहे कोई सा भी लिगेंड हो, सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड ही मानेंगे अपने इसको। तो कोबाल्ट है वो +3 स्टेट में, और कोबाल्ट आता कितने पे, मैंगनीज के बाद आता है आयरन कोबाल्ट, यानी कि 27 पे। ठीक है, 27 पे आ गया, तो इसका क्या होगा अपने पास, आर्गन तक तो सेम रहेगा, फिर 3d और 4s लगा दो, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो बचे हुए 27 इसमें अपने पास आ गए। और +3 है तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकालो और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, यानी 3d के अंदर 6 और 4s है वो खाली हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें तो ये अपने पास देखो 3d,
1 2 3 4 5, 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया। अब CO+3 के लिए क्या आएंगे, सारे मेहमान एक जैसे हैं, चाहे 12 बार आए, चाहे साल में एक बार आए, चाहे हज़ारों बार आए, ठीक है। ये क्या करता है, कोई भी अगर आएगा ना लिगेंड तो क्या करेगा, ये 2 कमरे खाली करेगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के और पेयरिंग कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया, तो 3D 4S और 4P ये रहेंगे। तो H2O आएगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल देगा, सिंपल। बाकी काम आप यहाँ पे खुद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया बताओ? हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया? D2sp3 हो गया। और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी बताओ? ज्योमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप क्या निकालोगे, म्यू की वैल्यू, सॉरी पहले आप मैग्नेटिक नेचर डिस्कस कर दो। तो मैग्नेटिक नेचर इसकी क्या हो जाएगी बताओ? मैग्नेटिक नेचर इसकी, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो क्या होगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल सकते हो आप। स्पिन मल्टीप्लिसिटी अभी बताई थी, कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं है तो +1 आएगा, और म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन कैसे पेयर्ड है, तो n की वैल्यू 0 होगी। अगले पे आओ, फोर्थ क्या है अपने पास, रुथेलियम है, ठीक है। और H2O कितने अपने पास, होल 6, और इसकी पावर कितनी है अपने पास, 2+ है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आती है। अब रुथेलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है, तो क्या होगा अपने पास, क्रिप्टन तक तो सेम रहेगा, ठीक है। क्रिप्टन तक तो सेम रहेगा, 36 इलेक्ट्रॉन तो आ गए इसके अंदर। उसके बाद रुथेलियम आता है अपने पास 4D श्रेणी से, यानी 4D सीरीज से आएगा, तो 4D के लिए 4D और 5S रहेगा, ठीक है। और रुथेलियम होता है तो क्या होता है, S के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और बाकी बचे हुए सारे किस में आ जाएंगे, इसमें। तो कितने बच गए, 7, ठीक है भाई। रुथेलियम कितने बताया, क्रिप्टन अपने पास 36 और 1 37, 37 और 7, 37 और 7 कितने हो जाएंगे, 44 हो गए क्या, तो 44 हो गया ये। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये है +2 स्टेट के अंदर है, +2 स्टेट के अंदर, यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा अपने पास, 6 बचेगा, यानी इसको आप हटा सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये रहा 4D, 1 2 3 4 5, इसके अंदर कितने होंगे, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, और एक छठा यहाँ पे रहेगा। और अब यहाँ पे आप क्या करोगे, पेयरिंग करोगे, तो पेयरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये उठ के क्या कर लेंगे, पेयरिंग कर लेंगे, क्योंकि 4D से आया है, 4D से आया है, तो इसका मतलब सारे के सारे इसके लिए लिगेंड क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। तो एक तो ये हो गया 4D, एक 5S आएगा, और एक 5P हो जाएगा, ठीक है। तो H2 आराम से आएगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल के चला जाएगा, चला नहीं जाएगा, यही बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो ये हो गया H2O, जाएगा कहीं नहीं भाई, अपना सामग्री दी है तो पहरेदारी भी यही करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास हो गया। अब हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया बताओ इसका, D2sp3, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल रहेगी, ठीक है। मैग्नेटिक नेचर डायामैग्नेटिक हो जाएगा, क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा मेरे को, तो म्यू की वैल्यू 0, S की वैल्यू +1, काम खत्म, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो ये आपके थे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए क्या होता है, अपने पास 2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। कौन कौन सी, एक तो है sp3 और एक है अपने पास dsp2, ठीक है। अगर sp3 होती है तो ये किसके प्रेजेंस में होगी, ये होगी अपने पास वीक फील्ड लिगेंड्स के लिए, वीक फील्ड लिगेंड्स के लिए। और ये कौन सी होगी अपने पास, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के लिए, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिगेंड्स के लिए होगी। भाई sp3 तो तब लगाना जब वीक फील्ड के लिगेंड हो। कौन कौन से होते हैं बताया था अभी, Cl-, Br-, F-, I-, ठीक है, H2O, ये सारे हो गए। और यहाँ कौन आएगा, Cn- आ गया, ठीक है, कार्बोनिल आ गया। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिगेंड होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिगेंड होंगे तो अंदर से एक कमरा खाली कर दिया जाएगा, समझ में आ गई ना बात ये। तो ये चीज़ हो गई अपने पास। और अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो ज्योमेट्री यहाँ पे sp3 के केस में क्या रहती है, sp3 का आपको पता होगा टेट्राहेड्रल रहेगी,
ठीक है, टेट्राहेड्रल बनानी आती है ना आपको, मेटल, ये लिगेंड, एक लिगेंड ये, एक लिगेंड ये, एक लिगेंड ये, ठीक है। टेट्राहेड्रल मतलब चार अपने पास क्या हो जाएगी यहाँ पे, चार फेस बनेंगे। एक फेस तो ये बन गया, ये इधर वाला, ठीक है। एक अपने पास ये बन जाएगा, दो, एक ये और एक नीचे की तरफ बनेगा, चार फेस बनेंगे। और यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगी ज्योमेट्री, यहाँ ज्योमेट्री हो जाएगी अपने पास स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर अपने पास ऐसा दिखता है, ठीक है। ये अपने पास में मेटल हो गया, एक प्लेन के अंदर चार लिगेंड उसी मेटल को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे। समझ में आ गई। और बाकी सारे के सारे जो रूल्स हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के क्या है, यथावत है, सेम है। समझ में आ गई ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 sp3 और dsp2 दो हाइब्रिडाइजेशन, ये वीक फील्ड में होता है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड की उपस्थिति में होता है। यहाँ Cl माइनस Br माइनस F माइनस, और वहाँ पे अभी आपने पढ़े हैं Cn माइनस और कार्बोनिल। ज्योमेट्री यहाँ टेट्राहेड्रल होगी, वहाँ पे स्क्वायर प्लेनर होती है। समझ में आ गई ये बात है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, एक दो एग्जांपल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कर लेते हैं, उसके बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्टार्ट करेंगे। नोट कर लीजिए। तो अब अपने ये 3 क्वेश्चन कर लेते हैं और अपनी वीबीटी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। देखो सबसे पहले निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी बताओ, निकल +2 में रहेगा मेरे हिसाब से। तो भाई इसका x मान लो, इसके -4 बराबर माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 4 उधर जाएगा तो 4 में से 2 चले जाएंगे, 2 बचेगा ना। तो निकल +2 में, अब निकल +2 में है तो क्या हो जाएगा, आर्गन तक तो सेम रहेगा। फिर 3d और 4s आएगा, 4s के अंदर 2 और इसके अंदर कितने हो जाएंगे फिर बताओ। निकल कहाँ पे रह गया अपने पास, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, यानी 28 पे आ गया ना। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, निकल +2 में, तो ये 4s वाला यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ 3d पे, यहाँ 3d 8 है, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन है ना। अब यहाँ साइनाइड है, साइनाइड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड होता है। तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को हटा के यहाँ पे भेज देगा। और उसके बाद अपने पास क्या बचा, 4s, और यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास 4p बचेगा। अब आ जाएगा साइनाइड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना दो बस, 4 है ना अपने पास, तो ये चीज़ हो गई। तो इसका मतलब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है बताओ, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या हो रहा है, dsp2 है। तो ज्योमेट्री क्या होगी बताओ, ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर होगी, और क्या, ठीक है। जैसे मान लो ये हो गया अपने पास Cn, ये Cn, इधर Cn, इधर Cn, बीच में निकल +2 होगा और ये इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, एक ही प्लेन में देंगे, तो ये बन जाएगा स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। ज्योमेट्री हो गई, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। उसके बाद आप क्या निकाल सकते हो यहाँ पे, हाँ, मैग्नेटिक नेचर क्या होगी यहाँ पे, मैग्नेटिक नेचर होगी यहाँ पे डायामैग्नेटिक, क्योंकि कोई भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड नहीं है। अनपेयर्ड नहीं है तो म्यू की वैल्यू 0 रहेगी, एस की वैल्यू +1 होगी, काम खत्म। दूसरा आ जाओ, दूसरा अपने पास कौन सा है, निकल टेट्रा कार्बोनिल है और ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है तो निकल जैसे है वैसा वैसे ही रहेगा। निकल आएगा 28 पे, बस लिख दो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आर्गन 3d के अंदर कितने आएंगे अपने पास, सेम ही आ जाएगा ना, 8 और 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। चार्ज नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन आपको नहीं निकालने, तो डायरेक्ट आप ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ। 1 2 3 4 5 4s के अंदर देखो, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे क्या है अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन है। और कार्बोनिल है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराएगा। अब बात आती है कि पेयरिंग किस प्रकार से होगी। देखो एस तो अपन को यूज़ में लेना ही लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी हाइब्रिडाइजेशन हो आपने अभी तक पढ़ा है sp3d2 d2 sp3 sp3 या फिर dsp2, यानी कि यहाँ पे क्या है, एस तो आएगा ही आएगा। इसका मतलब एस का ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर करेगा, एक यहाँ पे पेयरिंग कर लेगा, तो क्या बनेगा अपने पास बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाला खाली और पी भी खाली, ठीक है। यहाँ होगा कार्बोनिल, ये इलेक्ट्रॉन अपने दे देगा। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना बेटा बताओ, हैं हाइब्रिडाइजेशन, जहाँ बॉन्ड बना है उसको मिला दो, S और 3p यानी sp3 है तो ज्योमेट्री क्या बैठेगी बताओ, ज्योमेट्री साफ सी बात है टेट्राहेड्रल बैठेगी। डायग्राम बना सकते हो क्या, आराम से बना सकते हो। निकल कार्बोनिल, ये कार्बोनिल, यहाँ कार्बोनिल और यहाँ कार्बोनिल, ये ऐसा डायग्राम हो गया। मैग्नेटिक नेचर अगर पूछे तो मैग्नेटिक नेचर क्या हो जाएगी, डायामैग्नेटिक, क्योंकि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेरे को तो नहीं नजर आ रहा, आपको आ रहा है तो लिख दो पैरामैग्नेटिक,
ठीक है, मैग्नेटिक नेचर यहाँ पे हो गई। उसके बाद अपन क्या करेंगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी +1 और म्यू की वैल्यू हो जाएगी 0। काम खत्म। हाँ, इसको देखो, यहाँ निकल किस स्टेट में रहेगा, देखो x मान लो -4 इक्वल टू -2, x की वैल्यू 4 - 2 +2, ये +2 में है, तो निकल कितने पे आएगा अपने पास, सारों में अभी देख ही रहे हैं 28 पे आ रहा है, इसमें अलग से थोड़ी हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 3D आएगा क्या, और यहाँ पे 4s, यहाँ 2, यहाँ 8 +2 है, तो इसको यहाँ से हटा दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा अपने पास 5 ही हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन रह गए। ठीक है, अब देखो क्लोरीन है और निकल है, क्लोरीन वीक फील्ड का लिगेंड होता है, तो कोई पेयरिंग नहीं करानी, पेयरिंग नहीं होगी तो डायरेक्ट आप क्या कर दोगे, Cl- से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनवा दो। ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन गया, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया बताओ, हैं हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, sp3 है तो ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल, ये भी ठीक है। मैग्नेटिक नेचर कैसी होगी, हाँ यहाँ पे अपने पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो पैरामैग्नेटिक होगी भाई। यहाँ तो मेरे को भी नज़र आ रहा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो पैरामैग्नेटिक होगी। आपको पेयर्ड दिख रहे हैं तो डायमैग्नेटिक लिख दो। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ म्यू की वैल्यू, तो म्यू का फॉर्मूला n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन, n की वैल्यू यहाँ कितनी होगी बताओ, 2, तो कितना हो गया यहाँ पे 2 2 + 2 2 × 4 8 2.75 लगभग आएगा। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी 2s + 1, s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 अनपेयर्ड है तो 1 आएगा, तो यहाँ पे कितना हो गया 2 × 1 + 1 यानी +3 आएगा। बस हो गया, ये पीबीटी खत्म है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अभी अपन स्टार्ट करते हैं, पहले ये देख लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में, ठीक है। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं CFT, बोले तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। हाँ, तो देखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या बताया गया था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने सबसे पहली तो बात ये बोली कि लिगेंड्स आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने क्या बताया है कि लिगेंड्स को आप कैसा मानोगे, पॉइंट चार्जेस के जैसे मानोगे। जैसे आप फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हो तो वहाँ पॉइंट चार्जेस का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। पॉइंट चार्जेस का मतलब एकदम छोटा सा चार्ज, पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो लिगेंड्स को आपको पॉइंट चार्ज के जैसे मानना है। फिर इन्होंने कहा कि भाई अगर स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है, स्टेबिलिटी चाहिए तो लिगेंड्स है, ठीक है, लिगेंड्स क्या करेगा, अप्रोच करेगा किसको, सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन को। भाई साफ सी बात है, अपने धरती पे 118 एलिमेंट है, पर कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स वगैरह ये हैं वो क्या है, लाखों करोड़ों संख्या के अंदर है। ये कारण क्यों होता है, स्टेबिलिटी के लिए। भाई स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपनी एनर्जी को कम करने के लिए क्या होता है, एटम कंबाइन होके और क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल वगैरह बनाते हैं, जिससे स्टेबिलिटी मिलती है। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या होगा, लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, ठीक है, पास में आएंगे, और सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन के जो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, और लिगेंड्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अब इन दोनों पे क्या है, सेम चार्ज है, सेम चार्ज होंगे तो ये लाइक चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर। तो यानी यहाँ क्या होगा, रिपल्सन होगा इनके बीच में, किसके बीच में, सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में भारी भरकम रिपल्सन होगा। समझ में आ गई ना बात, ये रिपल्सन होगा। अब जब रिपल्सन होगा तो डी ऑर्बिटल जिसके अपने पास क्या होते हैं, ऐसे 5 अपन क्या बनाते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, 5 जो खांचे बनाते हो, उन 500 की क्या होती है, पहले तो सेम एनर्जी होती है, ठीक है, सेम एनर्जी होती है। भाई इन 500 की क्या होती है, एकदम एग्जैक्ट सेम एनर्जी रहेगी। जैसे ही रिपल्सन होगा, ठीक है, जैसे रिपल्सन होगा तो रिपल्सन होने के बाद ये क्या होगा, इन 500 की एनर्जी तो सेम रहेगी नहीं। अब जिसमें लिगेंड आएगा, जिसमें
लिगेंड आएगा तो जिसमें लिगेंड आएगा वहाँ पे अपने पास क्या होगा, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, लिगेंड्स जहाँ पर अपने पास आएंगे वहाँ रिपल्सन के कारण क्या हो जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी। अब एनर्जी अगर बढ़ गई तो पांचों की एक जैसी एनर्जी नहीं रहेगी, कुछ की सेम रहेगी, कुछ की क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। चेंज होते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे अपने पास स्प्लिटिंग हो जाएगी, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, स्प्लिटिंग मतलब समझते हो ना, टूट जाएगा ये। भाई पांचों की एनर्जी सेम होती है तब तो एकदम साथ साथ लिखते हो। अब क्या हो जाएगा, एनर्जी अगर बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, कईयों की एनर्जी बढ़ जाएगी, कईयों की घट जाएगी, कईयों की बराबर रहेगी। तो क्या हो जाएगा, ऐसे अपने पास जो ऑर्बिटल्स होंगे ना वो स्प्लिट हो जाएंगे। स्प्लिट का मतलब टूट जाना, विपाटन हो जाएगा, टूट जाएंगे। अब टूट गए अब ये जो स्प्लिटिंग होती है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, स्प्लिटिंग होती है वो डिपेंड किस पे करती है। तो डिपेंडेंस की अगर बात करो तो स्प्लिटिंग डिपेंड करेगी एक तो नंबर ऑफ लिगेंड्स पे। अगर ज़्यादा लिगेंड आ रहे हैं तो ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी, कम लिगेंड आ रहे हैं तो कम स्प्लिटिंग होगी। और दूसरा अपने पास क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ लिगेंड, लिगेंड की कैसी प्रकृति है। ठीक है, बाइडेंटेंट है, मोनोडेंटेंट है या फिर पॉलीडेंटेंट है, इस पर भी निर्भर करेगा, नेचर ऑफ लिगेंड्स पे भी निर्भर करेगा। और तीसरी चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उस पर भी क्या होगा, डिपेंड करेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, अपने पास स्प्लिटिंग डिपेंड करेगी। स्प्लिटिंग ज़्यादा कब होगी, जब ज़्यादा लिगेंड आएंगे। ठीक है, ज़्यादा लिगेंड्स है वो अपने इलेक्ट्रॉन देंगे और ज़्यादा चार्ज सेंट्रल मेटल एटम पे होगा तब। ठीक है, तब अपने पास स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो बस यही है अपने पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और क्या है। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बस यही है, ये इनके मेन पॉइंट थे, समझ में आ गई। तो ये चीज़ है, पहला इन्होंने क्या कहा कि लिगेंड को पॉइंट चार्जेस के जैसे मानो। ठीक है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और साथ ही साथ क्या होगा, अट्रैक्शन जब एक दूसरे के पास आ जाएगा, लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम जब एक दूसरे के पास आ जाएंगे अप्रोच होते होते, तो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स, ये एक दूसरे पे सेम चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो लाइक चार्जेस क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। अब रिपल्सन होने के कारण डी ऑर्बिटल, जिनके 500 ऑर्बिटल की क्या थी अपने पास, सेम एनर्जी थी, अब उनकी सेम एनर्जी नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि रिपल्सन होगा तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो सेम नहीं होगी, कईयों की सेम होगी, कईयों की सेम नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज़ होगी, कईयों की बराबर रहेगी। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाएगी, टूट जाएगा डी ऑर्बिटल। अब टूटेगा तो टूटने का जो है स्प्लिटिंग है वो किस चीज़ पे निर्भर करेगी, कितने लिगेंड आ रहे हैं, लिगेंड का क्या नेचर है, लिगेंड पे और सेंट्रल मेटल एटम पे क्या चार्ज है। ठीक है, अब आगे आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जाने से पहले 11th की कुछ बेसिक आपको आनी चाहिए। ठीक है, नहीं आती है तो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, समराइज कर देता हूँ। अपने पास क्या होता है, देखो डी सब सेल के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, आपको पता होगा, पांचों के नाम भी पता होंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब इनमें क्या होता है, ये तो 3 है, ये तो क्या होते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस यानी एक्सिस के बीच में रहते हैं। और ये क्या होते हैं, दोनों ऑन द एक्सिस होते हैं, यानी एक्सिस के ऊपर होते हैं। ड्रॉ करते हैं, देखो जैसे मान लो मैं ये ले लेता हूँ, ये वाला, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, और ये एक्स डैश होगी, ये वाई डैश होगी। समझ में आ गई बात है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स और वाई के बीच में क्या होगा, ऑर्बिटल आएगा ऐसे, समझ में आ गई ना, ऐसे ऑर्बिटल होगा। एक्स और वाई के बीच में क्या होगा अपने पास, ये ऐसे ऑर्बिटल आ जाएगा। इसको बोलते हैं अपन क्या, डी एक्स वाई बोलते हैं। ठीक है, इसको डी एक्स वाई बोलते हैं, एक्स और वाई के बीच में ऑर्बिटल है। समझ में आ गई ना बात ये। तो ये चीज़ हो गई, ये इसमें सिंबल भी बनाते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डी वाई जेड की, मान लो ये वाई है, ये जेड है, ये वाई डैश हो जाएगा, ये जेड डैश हो जाएगा। तो ऑर्बिटल एक ही ये होगा अपने पास, वाई और जेड के बीच में, वाई और जेड के बीच में ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस। समझ में आ गई ना बात ये। तो ये चीज़ हो गई। तो ये किसके बीच में है, वाई और जेड के बीच में। तो इस वजह से इनको अपन क्या बोल देंगे, डी वाई जेड बोल देंगे। ठीक है, और एक अपने पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड और एक्स, ये जेड डैश और एक्स डैश, ये ऑर्बिटल इनके बीच में आ जाएंगे। तो अपने पास इसका क्या नाम पड़ेगा, ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, तो इसका नाम पड़ेगा क्या, डी जेड एक्स नाम पड़ जाएगा। समझ में आ गई ना बात ये। तो ये चीज़ हो गई। तो ये अपने पास हो गया डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ठीक है, ये तीनों के तीनों अपने पास क्या है,
ये तीनों के तीनों क्या है अपने पास, एक्सिस के बीच में है ना, तो इसलिए डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स बिटवीन द एक्सिस आते हैं, ठीक है। और डी एक्स वाई कैसे बनाओगे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, भाई ये एक्स है, ठीक है, ये मैंने वाई बना दिया। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एकदम एक्सिस के ऊपर बनते हैं, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे बनेंगे, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक्सिस के क्या हो रहे हैं ये अपने पास हो रही, ये एक्सिस के बीच में, ये एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं ना अपने पास, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलते हो, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बोलते हो। और ये अगर जेड एक्सिस है, ठीक है, तो ये क्या होता है अपने पास, जेड के ऊपर आता है ऐसे, इसको आप क्या बोलते हो, डी जेड स्क्वायर बोलते हो। ये देखो, ये एक्सिस के ऊपर है और ये तीनों एक्सिस के बीच में है। तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये तो बिटवीन द एक्सिस होती है, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर क्या होते हैं, ऑन द एक्सिस होते हैं, यानी एक्सिस के ऊपर होते हैं। तो ये इतने पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। अब अपन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ने के लिए तैयार है। हालांकि पढ़ तो ली अपन ने, यही है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और कुछ नहीं है, पर अब अपन को देखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर अपने पास 6 में अपने पास स्प्लिटिंग कैसे होती है। अब स्प्लिटिंग पढ़नी पड़ेगी अपन को भाई, स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। हालांकि स्क्वायर प्लेनर आपको नहीं पढ़ना होता, पहले आप इतना नोट करो, उसके बाद है वो अपने आगे स्प्लिटिंग के बारे में बात करते हैं, तो नोट कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और पढ़ते हैं स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। अब स्प्लिटिंग पढ़नी है बस आपको, स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर स्प्लिटिंग कैसे होती है वो देखो, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स देखो, सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए जो लिगेंड्स अपने पास होंगे, वो लिगेंड्स क्या करते हैं, अप्रोच, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम ऑन द एक्सिस, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये आप ध्यान में रखो, बाकी सारा कंसेप्ट आपके एकदम समझ में आ जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को कहाँ से अप्रोच करता है, एक्सिस से, यानी एक्सिस के ऊपर आएगा, समझ में आ गया ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो यहाँ से आएंगे। अब मैं अगर यहाँ पे बात करूँ आपके, ठीक है, अब अगर अपन यहाँ पे बात करें तो ये अपने पास क्या है, मान लो डी ऑर्बिटल है, 5 डी ऑर्बिटल मैंने बना दिए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा अपने पास, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये 5 अपने पास ऑर्बिटल होंगे। अब जैसे ही क्या होगा अपने पास, यहाँ से लिगेंड जब इनको अप्रोच कर रहे होंगे तो एक बार तो क्या होगा, 500 की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है, 500 की एनर्जी सेम होगी। मान लो मैं इसको स्टेट 1 बोल देता हूँ, ठीक है, ये मान लो स्टेट 2 हो गई, और यहाँ पे मैंने ये लिख दी एनर्जी लेवल, ठीक है, एनर्जी लेवल। तो देख रहे हो एनर्जी लेवल बढ़ गया ना भाई। लिगेंड मान लो क्या है कि अप्रोच करना शुरू किया है, तो शुरू किया है तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, 500 की एनर्जी बढ़ेगी एक बार, और जैसे ही एकदम पास में आ जाएंगे तो भारी भरकम यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा। और कहाँ आ रहे हैं, अपने पास एक्सिस पे आ रहे हैं, तो इसका मतलब सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल जो एक्सिस पे हैं उन पे ज़्यादा रिपल्सन होगा, क्योंकि लिगेंड क्या हो रहे हैं, एक्सिस पे आ रहे हैं। भाई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है अपने पास, लिगेंड्स जो होते हैं वो ऑन द एक्सिस अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो इन 5 में से वो कौन सी ऑर्बिटल है, इन 5 में से वो कौन सी ऑर्बिटल है जो एक्सिस पे होते हैं, वो है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो जैसे ही होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इनकी एनर्जी तो बढ़ जाएगी, और ये क्या हो जाएंगे अपने पास, टॉप पे आ जाएंगे। कौन कौन, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, क्योंकि इनको रिपल्सन ज़्यादा फील हुआ, ज़्यादा रिपल्सन फील हुआ तो इनकी एनर्जी बढ़ गई, ठीक है। और बाकी जो 3 होंगे उनकी एनर्जी अपने पास क्या हो जाएगी, थोड़ी कम रहेगी ऊपर से, भाई ऊपर से तो कम ही रहेगी तीनों की। तो क्या हो जाएगा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, ये अपने पास आ गया। समझ में आ गई बात ये। और एकदम आप यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं ऐसे डैश डैश, और ये जो आपको गैप दिख रहा है एनर्जी का, इसको बोलते हैं डेल्टा नोट। समझ में आ गई ना बात ये। यहाँ पे जो आपको ये बीच में गैप नज़र आ रहा है, ठीक है, एनर्जी का जो यहाँ पे डिफरेंस आया है, इस डिफरेंस को डेल्टा नोट बोलते हैं, ठीक है। डेल्टा नोट को क्या कहा जाता है, डेल्टा नोट को कहा जाता है अपने पास क्रिस्टल
फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। हालांकि वो नोट नहीं ओ है, यानी कि क्या हो गया अपने पास, हालांकि बोलते डेल्टा नोट ही है पर ओ अपने पास किसको रिप्रेजेंट करता है, वो नोड है, वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग या स्प्लिटिंग एनर्जी आप बोल सकते हो। तो ये चीज़ हो गई। तो क्रिस्टल फील्ड जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो CFSE, ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए इसको डेल्टा नोड कहा जाता है। अब होता क्या है देखो, ये जो ऊपर वाले दिख रहे हैं dx² - y², ये चले जाते हैं क्या 0.6 टाइम डेल्टा नोड, यानी डेल्टा नोड का 0.6 गुना, ठीक है। ये क्या करेंगे, इससे ऊपर की तरफ चले जाएंगे। और ये वाले होते हैं ना, वो क्या होते हैं माइनस का 0.4 डेल्टा नोड। माइनस को तो रिप्रेजेंट किया ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए, इस नेगेटिव का क्या मतलब है कि अपने पास ऑपोजिट डायरेक्शन है। समझ में आ गया ना, ऑपोजिट डायरेक्शन समझते हो ना भाई, वो ऊपर जा रहे हैं तो ये नीचे आ रहे हैं, तो माइनस इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और 0.4 टाइम डेल्टा नोट क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगी, ठीक है। और वो क्या हो गया 0.6 टाइम डेल्टा नोट क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाता है। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इनको तो अपन बोलते हैं क्या T2G बोलते हैं, और ऊपर वालों को बोलते हैं क्या, ऑर्बिटल को EG। ये बस नाम है और कुछ नहीं है। नीचे वाले जो हैं वो T2G और ऊपर वाले जो गए उनको क्या बोलोगे, EG बोलोगे। समझ में आ गई ना बात ये। तो ये चीज़ हो गई आपके पास। तो ऐसे स्प्लिटिंग करनी है किसमें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। समझ में आ गई बात ये 5 ऑर्बिटल लिगेंड आएंगे तो थोड़ा ऊपर की तरफ ही खिसकेंगे क्योंकि एनर्जी बढ़ेगी, 500 के 500 एक साथ। जैसे एकदम पास आ जाएंगे तो ऑन द एक्सिस आ रहे हैं, तो ऑन द एक्सिस वाले क्या हो जाएंगे, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी तो ऊपर चले जाएंगे, और बिटवीन द एक्सिस है वो थोड़ा नीचे रहेंगे। और ये जो गैप है इसको बोलते हैं डेल्टा नोड। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, और यहाँ पे ये टोटल स्प्लिटिंग एनर्जी है अपने पास, ये वाली डेल्टा नोड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 0.6 टाइम डेल्टा नोड ऊपर चले जाते हैं, कौन, जो ऑन द एक्सिस थे, और बिटवीन द एक्सिस वाले 0.4 टाइम डेल्टा नोड क्या होते हैं, नीचे चले जाते हैं। भाई दोनों को जोड़ के देख लो, 0.6 और 0.4 वापस डेल्टा नोड ही आना है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब मैं आपको देखो एक एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे। देखो मान लो मैंने ले लिए कितने, D6 ले लिए, या D4 ले लेते हैं, बात लो D6 नहीं D4 मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया कि कोई भी मान लो अपने पास एक कॉम्प्लेक्स है और उस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो 1 2 3 4, एक बार तो 500 की एनर्जी बढ़ेगी, 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या होगा अपने पास, ये ऐसे घिसक गए, समझ में आ गई ना, ऐसे घिसक गए। तो पहले क्या होती है, एनर्जी कम वालों में भरी जाती है। समझ में आ रही ना भाई बात, ये पहले एनर्जी कहाँ भरती हो आप, जिसकी एनर्जी कम होती है। तो एनर्जी कम इनकी है तो पहले इलेक्ट्रॉन इनमें आएगा, तो 1 2 और 3। अब बात आती है चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। चौथा इलेक्ट्रॉन या तो ऊपर जाएगा और या तो यहीं पेयर हो जाएगा। दो केस पॉसिबल है ना। सबसे पहला तो देखो, अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ, क्या लिखूँ कि जो पेयरिंग एनर्जी है, पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन को पेयर करने में लगी एनर्जी, ठीक है। अगर वो मेरे पास क्या है, ज़्यादा है, और डेल्टा नोड क्या है, कम है, यानी ये वाली एनर्जी क्या है, कम है, और पेयर होने में ज़्यादा एनर्जी लग रही है, ठीक है। तो कोई कॉम्प्लेक्स क्यों चाहेगा अपनी एनर्जी बढ़ी, वो तो घटाना ही चाहता है। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ऊपर। समझ में आ गई ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। और दूसरा ये केस भी हो सकता है कि पेयरिंग एनर्जी को कम कर दें और डेल्टा नोड को बढ़ा दें। पेयरिंग एनर्जी कम है, डेल्टा नोड के अपने पास ज़्यादा है, तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा अपने पास, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात ये। तो ये चीज़ हो गई। तो या तो ये पेयर हो सकता है, या तो अपने पास क्या होगा, पेयरिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, कम, और डेल्टा नोड ज़्यादा होगा तो पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। समझ में आ गई बात ये। अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये वाले जो d ऑर्बिटल होंगे ये भर गए, तो इसका मतलब क्या होगा, d बाहर वाला यूज में होगा, यानी आउटर कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो ये हाई स्पिन वाले केस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो कौन सी आएगी बताओ भाई, ये तो यूज में हो गया, तो ऊपर वाला S, फिर P3, और फिर अपने पास D2 हो जाएगा, तो sp3 D2 आएगा। और ये क्या हो जाएंगे अपने पास, अगर नीचे ही रह जाता है तो ये क्या हो जाएंगे, लो स्पिन के कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, और यहाँ पे अपने पास हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा D2 sp3।
भाई अगर ये यहीं पेयर हो जाता तो ऊपर वाले 2 कमरे खाली रहते हैं, तो लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन वहाँ डालते तो D2 ये आते और S और 3p ऊपर वाले यूज़ में होके और D2sp3 आ जाता। समझ में आ गई? हाँ, ज्योमेट्री दोनों में एक ही रहेगी, ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी। समझ में आ गई ना बात? ये चीज़ है। और अब अगर मैं आपको यहाँ पे एक केस लेके बताऊँ कि अगर फर्स्ट वाला केस पॉसिबल होता कि पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती और डेल्टा नोड अगर कम होता तो क्या हो जाता अपने पास? इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है इसका बताओ? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा आता? T2g के अंदर तो कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? 3, और Eg के अंदर होता 1 इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं सेकंड वाले केस के बारे में बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? अगर पेयरिंग एनर्जी कम है और डेल्टा नोड ज़्यादा है तो पेयरिंग एनर्जी अगर कम होगी तो यहीं पेयर हो जाएगा ना, एनर्जी कम लग रही है उसमें। तो यहाँ पे क्या हो जाता है अपने पास? T2g के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन और Eg के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन हो जाते। समझ में आ गई बात? ये तो यहाँ तक हो गया। अब अगर मैं बात करूँ तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इक्वल टू, इसका फॉर्मूला मैं देखो मैं कैसे बताता हूँ आपको। 0.6 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है Eg के अंदर माइनस 0.4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं T2g के अंदर और बाहर लगा दो डेल्टा नोट। यहाँ से आप क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकाल सकते हो। 0.6 ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है Eg के अंदर माइनस 0.4 कितने इलेक्ट्रॉन है T2g के अंदर और बाहर डेल्टा नोट आप लगा दो। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बताओ? अगर मैं फर्स्ट वाला केस यहाँ पे अगर मानूँ, कौन सा? फर्स्ट वाला केस, यानी कि पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है और डेल्टा नोट कम है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऊपर चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बैठेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बैठेगा तो बताओ क्या होगा? 0.6 Eg के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 माइनस 0.4 और T2g के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इंटू 3 कर दिया मैंने। अब कैलकुलेट कर लो और बाहर क्या लग जाएगा? डेल्टा नोड बाहर लग जाएगा। तो कितना हो गया बताओ? 0.6 और ये कितना हो जाएगा? 1.2 हो जाएगा। ठीक है, 1.2 हो गया। तो ये अपने पास कितना बैठेगा बताओ? माइनस का कितना आएगा? 0.6 डेल्टा नोड। तो ये आपकी निकल गई क्या? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी माइनस का 0.6 डेल्टा नोड। और अगर मैं दूसरे वाला केस लेता जिसके अंदर क्या होता? पेयरिंग एनर्जी कम होती और डेल्टा नोड ज़्यादा होता तो पेयरिंग यहीं हो जाती। समझ में आ गई ना? इसी जगह पे पेयरिंग हो जाती तो लो स्पिन का कॉम्प्लेक्स बनता। और यहाँ पे मेरे पास अगर मैं आपको बताऊँ तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी सेकंड में कितनी निकल के आती? 0.6 इंटू Eg के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ देखो 0 इलेक्ट्रॉन है, माइनस 0.4 और T2g के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। तो यहाँ से ये कितना होता बताओ? ये तो 0 और बाहर क्या लगेगा? डेल्टा नोड लगेगा। और माइनस का ये कितना हो जाता है? 1.2। तो ये आएगा माइनस का 1.2 डेल्टा नोड आ जाता। ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन स्प्लिटिंग एनर्जी हो गई। समझ में आ गई ना बात? ये तो ऐसे यहाँ पे क्या होता है? क्वेश्चन आता है आपके पास, ध्यान में रखोगे ये चीज़। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो ध्यान रखोगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड अप्रोच करेंगे कहाँ पे? ऑन द एक्सिस। ठीक है, जिससे ऑन द एक्सिस वाले dx² - y² और dz² ऊपर चले जाएंगे और बाकी थोड़ी से क्या हो जाएंगे? ये तीनों नीचे की तरफ घिसक जाएंगे। तो देखो स्प्लिटिंग हो गई ना। अब स्प्लिटिंग अगर हो गई है तो इलेक्ट्रॉन भरने का क्या क्रम रहना चाहिए? अगर पेयरिंग एनर्जी अपने पास क्या है? यहाँ पे है ज़्यादा और डेल्टा नोड क्या है? कम है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा यानी कि हाई स्पिन हो जाएगा। तो हाई स्पिन का कॉम्प्लेक्स है तो ऊपर वाला कमरे दोनों भरीज गए, तो दोनों अगर भर गए तो ऊपर वाले जो ऑर्बिटल होंगे वो यूज़ में होंगे, यानी sp3d2 यहाँ पे आएगा। और अगर पेयरिंग एनर्जी कम है और डेल्टा नोड क्या है? ज़्यादा, तो यहीं पेयरिंग हो जाएगी। यहीं पेयरिंग हो गई तो यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन यहीं रह गया, तो लो स्पिन का हो गया कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे क्या हो जाएंगे? ऊपर वाले दोनों कक्षक खाली रहेंगे। ठीक है, ऊपर वाली जो होगी ना ऑर्बिटल वो खाली रहेगी, तो आने वाले लिगेंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। तो 2 तो ये हो गए D2 और आगे वाले sp3 यूज में हो जाएंगे। ऐसे आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका, अगर पहले वाला होता तो T2g 3 और Eg के ऊपर 1 आ जाता, और अगर सेकंड वाला केस होता तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2g के ऊपर 4 और Eg के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। और ऐसे आप क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। 0.6 इंटू NEG माइनस 0.4 N डैश T2g।
और बाहर डेल्टा नोट हो जाता। अब आप ऐसे करके और ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गई ना बात ये। तो ये हो गई स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। एक बात का ध्यान रखोगे, अगर कहीं पे पेयरिंग हो रही है, जैसे कि सेकंड केस के अंदर यहाँ पे हुआ था पेयरिंग एनर्जी कम थी तो यही पेयरिंग हो गई। तो जब कहीं पर भी पेयरिंग होती है तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ, ठीक है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन पेयर होने में पी एनर्जी लगती है। कितनी एनर्जी लगती है? पी एनर्जी लगती है। तो यहाँ पे अपन ने एक इलेक्ट्रॉन पेयर करवाया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1.2 डेल्टा नोड और साथ में क्या लगा दोगे, पी लगा दोगे। यानी एक इलेक्ट्रॉन पेयर करने के लिए पी एनर्जी लग रही है। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते तो 2p लिखते, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होते तो 3p लिखते। तो ऐसे आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अब अपन पढ़ते हैं स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। पहले आप ये नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं, ठीक है। और अब अपने पढ़ेंगे स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस देखो कैसे होगा। यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि सेंट्रल मेटल एटम के पास जब लिगेंड अप्रोच करेगा तो कहाँ करेगा, तो लिगेंड अप्रोच बिटवीन द एक्सिस, ठीक है। एक्सिस के क्या होगा, बीच में अप्रोच करेगा। समझ में आ गई ना बात ये। जैसे कि मान लो ये मेरे पास 5d है, ठीक है, 5 अपने पास d ऑर्बिटल हो गए, तो सबकी एनर्जी एक बार तो बढ़ेगी, ठीक है। एक बार तो एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी सबकी। ये स्टेट 2 हो गई, ये स्टेट फर्स्ट, और ये इंक्रीजिंग हो गई एनर्जी लेवल। तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा, 2 यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डी ऑर्बिटल होंगे ना। जो डी ऑर्बिटल क्या होंगे, यहाँ पे स्प्लिट होंगे। अब स्प्लिट कौन से होंगे बताओ, एनर्जी ज़्यादा किसकी रहेगी भाई, अप्रोच कर रहे हैं बिटवीन द एक्सिस, यानी ज़्यादा रिपल्सन कहाँ फील होगा, जहाँ पे जो ऑर्बिटल क्या है कि बिटवीन द एक्सिस है। बिटवीन द एक्सिस 3 थे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, तो उनका रिपल्सन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो 3 तो आ जाएंगे ऊपर, ठीक है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, और 2 रहेंगे नीचे। कौन कौन से रहेंगे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये 2 आ जाएंगे नीचे। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये लाइन खींची और ये जो है वो लिख दिया मैंने क्या, डेल्टा टी। वहाँ डेल्टा नोट था, यहाँ डेल्टा टी है। डेल्टा टी है क्या, तो डेल्टा टी अपने पास क्या रहेगा, डेल्टा टी को आप बोलोगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है, किसके लिए, फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। डेल्टा टी का मतलब हो गया, डेल का मतलब तो हो गया क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और टी का मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, हाँ, तो ये हो गए अपने पास T2 और इनको बोलते हैं ई ऑर्बिटल, ठीक है। इनको अपन बोलेंगे ई ऑर्बिटल, वो हो गए अपने पास T2 ऑर्बिटल हो गए, ठीक है। तो ये क्या होता है अपने पास, ये जो ऊपर अपन ने लिखे हैं, ये क्या होता है 0.4 डेल्टा टी क्या होता है टाइम्स ऊपर आ जाता है, और ये क्या होते हैं अपने पास 0.6 टाइम डेल्टा टी क्या होते हैं नीचे की तरफ आते हैं। नीचे की तरफ अपोजिट साइड में है तो माइनस लगा देंगे। समझ में आ गई बात ये। तो ये चीज़ अपने पास यहाँ पे हो गई, दोनों को मिला के देख लो, डेल्टा टी आएगा। समझ में आ गई ना बात ये। ऊपर वाले क्या होंगे 0.4 टाइम डेल्टा टी ऊपर आएंगे, और नीचे वाले क्या होंगे 0.6 टाइम डेल्टा टी नीचे आ जाएंगे। कौन है ये, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स ऊपर आ गए। समझ में आ गई बात ये। तो बस ये स्प्लिटिंग हो गई किसके अंदर, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर। अगर मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, जैसे मान लो D5 है और मान लो पेयरिंग एनर्जी क्या हो रही है, ज़्यादा लग रही है, ठीक है, और डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, कम है, तो आप क्या करोगे बताओ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा, दूसरा इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे भरोगे, उसके बाद क्या होगा, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो आगे के इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ चले जाएंगे। ऊपर की तरफ अगर यहाँ पे चले गए तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे बताओ, ऊपर चले गए तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा ना ये, ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, और यहाँ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया अपने पास, ठीक है। तो इसमें क्या होगा अपने पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, और sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये चीज़ समझ में आ गई ना भाई। टेट्राहेड्रल है तो जाहिर सी बात है, टेट्राहेड्रल तो उसी का ही होता है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है।
अब मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, बताओ। ई के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और T2 के अंदर कितने 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अगर मैं पूछूँ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है, कितनी होगी, तो कैसे निकाले जाते हैं इसकी, देखो 0.4 इंटू एन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके अंदर T2 के अंदर, माइनस का 0.6 क्या एन ई के अंदर, और बाहर क्या लगा दोगे डेल्टा टी लगा दो। तो यहाँ से देखो 0.4 T2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 3, माइनस 0.6 ई के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और बाहर क्या लगा दो डेल्टा टी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा अपने पास ये 1.2 माइनस ये भी कितना हो गया 1, ये अपने पास कितना हो गया 1.2, ये हो जाएगा। तो कितना आ रहा है 0 आ रहा है, यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी यहाँ की कितनी है 0 है। अब अगर मैं यहाँ पे एक सेकंड केस लेता जिसके अंदर मान लो P की वैल्यू कम होती और डेल्टा T की वैल्यू ज़्यादा होती और D5 ही होता मान लो, ठीक है, D5 होता, या फिर मान लो मैं कितने कर देता हूँ यहाँ पे 4, चलो D7 कर लेते हैं अपन, ठीक है, ये ठीक रहेगा D7। तो जब D7 मेरे पास होगा, ठीक है, एक बार मैं इनमें से अभी इलेक्ट्रॉन हटा देता हूँ एक बार। अगर D7 हुआ और मैंने लिख दिया कि पेयरिंग एनर्जी कम है इस बार, तो क्या करोगे आप, तो 7 इलेक्ट्रॉन जब आपको भरने होंगे तो एक यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ आएगा। अब पेयरिंग एनर्जी कम है तो पहले पेयरिंग कर दो, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो हो गए, ये 5, 6 और 7 ऐसे इलेक्ट्रॉन भरोगे। समझ में आ गया ना बात, ये कैसे इलेक्ट्रॉन भरोगे, एक इसके अंदर आ गया, दूसरा इसके अंदर आ गया, अब तीसरा या तो ऊपर जाएगा या तो पेयरिंग करेगा। तो यहाँ पे क्या है, पेयरिंग एनर्जी कम है तो यहाँ पेयर हो जाएंगे पहले और बाद में ऊपर चले जाएंगे। समझ में आ गई बात ये, तो ये चीज़ है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बैठेगा बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बैठेगा, ई के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 4 और T2 के अंदर कितने 3, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको बोले क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी होगी, ठीक है, टोटल, तो यहाँ पे अपने पास कितनी होगी, टोटल निकालनी है मेरे को, वो भी टोटल थी, और यहाँ पे टोटल कितनी हो जाएगी बताओ, 0.4 इंटू T2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 3, माइनस 0.6 और इसके अंदर कितने ई के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, और इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। तो यहाँ से कितना होगा बताओ 1.2 हो गया, यहाँ से कितना होगा 2.4 हो गया डेल्टा टी। तो यहाँ से कितना आएगा बताओ, 4 में से 2 गया 2, तो 1.2 आएगा, और डेल्टा टी टोटल निकालने के लिए बोला था, तो 2 यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी वाला भी काउंट होगा, ठीक है। मान लो एक इलेक्ट्रॉन को पेयर करने में P एनर्जी लग रही है, तो 2 को पेयर करने में कितनी लगेगी 2P, तो प्लस कितना लगा दिया 2P। ये आपके आगे टोटल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। समझ में आ गई ना बात ये। तो ऐसे अपन को क्या करना है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए ये आपको ऐसे ये आपको स्प्लिटिंग करके दिखानी होती है, ठीक है। ऐसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन CFSE वगैरह ये सारा कुछ आप यहाँ पे लगा सकते हो। कोई बोले ये कॉम्प्लेक्स अगर आपको पूछे कि डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक, तो पैरा होगा ना, देखो इलेक्ट्रॉन कैसे अपने पास अनपेयर्ड है, तो ऐसे आपको यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं सारा कुछ आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, म्यू का वैल्यू, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ की सहायता ले लो, बस VBT में और क्रिस्टल फील्ड में अंतर कितना है, वहाँ अपन स्प्लिटिंग नहीं करते, बस यहाँ स्प्लिटिंग करते हैं। समझ में आ गई ना बात ये। तो ये चीज़ हो गई। तो पहले आप ये इतना नोट कीजिए, उसके बाद अपन अब स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म, ठीक है। हाँ, ये हो गया CFT और VBT दोनों हो गए। अब अपन स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म। तो पहले आप ये नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में, ठीक है। इसको गौर से देखिएगा आप, देखो आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म के बारे में आप 11th में भी पढ़ चुके हो। आइसोमेरिज्म में क्या होता है, देखो कि 2 कंपाउंड्स, ठीक है, 2 कंपाउंड्स विच हैव, उनका क्या होता है, पहली बात तो ये उसका होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझ में आ गई ना बात ये। और क्या होता है, डिफरेंट होती है उनकी क्या, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। समझ में आ गई ना बात ये। 2 ऐसे, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे कंपाउंड जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, पर डिफरेंट क्या होगा उनका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आर कॉल्ड, देखो कहीं कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ लिख लेना, 2 और मोर देन 2, वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसोमर कहलाते हैं,
एंड इस फिनोमिना को क्या बोलोगे आप? इस फिनोमिना को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, 11वीं में आप पढ़ के आ चुके हो ये कि दो या दो से ज़्यादा ऐसे कंपाउंड जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है पर डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, उनको एक दूसरे के आइसोमर कहा जाता है और इस फिनोमिना को आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब आपके सिलेबस में देखो, यहाँ पे जो आइसोमेरिज्म है वो दो प्रकार की दे रखी है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अलग आइसोमेरिज्म चलती है क्योंकि ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है, और ऑर्गेनिक में आइसोमेरिज्म अलग चलती है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो आइसोमेरिज्म अपने पास दो है, एक तो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और एक अपने पास होती है कौन सी? स्टीरियो आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। तो ये आप ध्यान में रखोगे, एक होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, सेम ही यहाँ पे क्या रहेगी, डेफिनेशन रहेगी, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, पर यहाँ पे क्या हो जाती है, स्ट्रक्चर होती है वो डिफरेंट हो जाती है। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, परंतु यहाँ पे क्या होती है, स्ट्रक्चर सेम होती है, स्ट्रक्चर इज सेम। यहाँ स्ट्रक्चर सेम रहेगी तो डिफरेंट क्या होगा, तो यहाँ पे डिफरेंट होता है क्या, स्पेशियल अरेंजमेंट होता है, बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है। स्ट्रक्चरल में क्या होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी। स्टीरियो में क्या होगा, स्पेशियल अरेंजमेंट, यानी स्पेस के अंदर अरेंजमेंट। मान लो एक मेरे पास ए है तो ए ऊपर की तरफ है, अगले कंपाउंड में मान लो ए नीचे की तरफ हो गया। समझ में आ गई ना बात ये, यानी स्पेस के अंदर एटम का या फिर ग्रुप ऑफ एटम यानी मॉलिक्यूल का क्या होगा, अपने पास स्पेस के अंदर अरेंजमेंट अलग होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये चीज़ हो गई। अब आपके देखो यहाँ पे बात करें, जैसे कि आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देंगे। जैसे मान लो मेरे पास मान लो ए से क्या है कि बी जुड़ा हुआ है, बी से सी, सी से डी, और बाद में मान लो मैंने ऐसे कर दिया कि ए से सी जोड़ दिया, सी से बी जोड़ दिया और बी से डी जोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या है, ए से बी जुड़ा हुआ है, यहाँ ए से सी जुड़ा हुआ है, बी से सी जुड़ा हुआ है, यहाँ बी से डी भी जुड़ा हुआ है और सी भी जुड़ा हुआ है, और डी यहाँ पे क्या है केवल सी से, और डी यहाँ पे बी से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यहाँ स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गई। तो ये एक दूसरे के क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, या फिर आइसोमर है एक दूसरे के। और अगर मैं इसी को ऐसे बना दूँ ए बी, ठीक है, मैंने मान लो ये कर दिया कि ए बी, बी ऊपर लगा दिया, सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, हाँ ऐसे मान लो बी और सी है, ए ऊपर कर दिया और डी ऊपर कर दिया, और मान लो बी और सी, ए मान लो ऊपर कर दिया, डी नीचे की तरफ कर दिया। अब यहाँ देखो ए बी से जुड़ा हुआ है, बी सी से, सी डी से, ऐसे यहाँ ए बी से, बी सी से और सी डी से जुड़ा हुआ है। यानी स्ट्रक्चर तो सेम है, स्ट्रक्चर तो डिफरेंट हुई नहीं, परंतु यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि एटम का अरेंजमेंट जो है वो स्पेस के अंदर चेंज हो गया। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, स्टीरियो आइसोमर हो गए। ठीक है, अब मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊँ तो आपके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन में दे रखे हैं, तो 4 टाइप है। वो 4 टाइप कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो है आपके यहाँ पे आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। एक आपके पास है यहाँ पे हाइड्रेट, ठीक है, कई हाइड्रेट लिखते हैं, कई हाइड्रेशन लिखते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, एक अपने पास यहाँ पे रहती है लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जैसे कहूँ, और एक आपकी होती है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ये चीज़ क्लियर हो गई ना आपको? तो ये चीज़ हो गया। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में अपने पास 4 है, आयोनाइजेशन, हाइड्रेशन, लिंकेज और कोऑर्डिनेशन। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात हो रही है, यानी इनऑर्गेनिक में जो होता है ना आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन में, उसकी बात हो रही है। अब ऑर्गेनिक में आपने अलग अलग देखे होंगे, पोजीशन चेन, रिंग चेन, टोटोमेरिज्म, वो होते हैं। पर यहाँ पे क्या है, आयोनाइजेशन, हाइड्रेशन, लिंकेज और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ये यहाँ पे क्या मिलते हैं आपको, 4 आइसोमेरिज्म यहाँ मिलती है। और स्टीरियो के अंदर वही है, एक तो क्या होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक होगी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, पहले इनको पढ़ लेते हैं। आयोनाइजेशन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि यहाँ पे आप ये देखोगे कि जो स्पेक्टेटर आइन है, ठीक है, स्पेक्टेटर आइन है, और जो कोऑर्डिनेशन के अंदर वाले जो आइन है, ठीक है, उनमें क्या होता है आपके पास डिफरेंस आ जाता है।
समझ में आ गई ना बात ये। जैसे यहाँ पे SO4 बाहर है, यहाँ SO4 अंदर है, यहाँ Br2 अंदर है, यहाँ Br2 बाहर हो गया। यानी कि जो अपने पास स्पेक्टेटर आइन और जो कोऑर्डिनेशन आइन है, ठीक है, उनके बीच में क्या हो जाता है, अगर ट्रांसफर हो जाता है तो वहाँ पे आपके कौन सी आइसोमेरिज्म आती है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म आती है। देखो फॉर्मूला दोनों का सेम है, CO CO, NH3 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ SO3 है, SO4 1 है, वहाँ भी SO4 1 है, यहाँ Br2 1 है, यहाँ भी Br2 1 है। फॉर्मूला सेम है पर स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गई ना। अब कैसे होगी, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे मेरे पास ज्योमेट्री ये डिसाइड करता है, ये वाला जो पार्ट है ये ज्योमेट्री डिसाइड करता है, तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ और बनेगी, इसकी स्ट्रक्चर कुछ और बनेगी। समझ में आ गई ना भाई बात ये। तो ये चीज़ है, तो स्ट्रक्चर तो डिफरेंट हो ही गई। और आयोनाइजेशन के अंदर क्या होगा, स्पेक्टेटर आयन चेंज हो जाते हैं। समझ में आ गई ना बात ये। तो ये चीज़ हो गई। एक बार SO4 को बाहर रखो, अगले अंदर आप क्या करो, SO4 को अंदर भेज दो और कोई एक आयन बाहर लेके आ जाओ, बस क्या हो गया, आयोनाइजेशन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो जाएगी। अब आ जाओ हाइड्रेशन के अंदर। हाइड्रेशन में क्या होता है अपने पास है, स्पेक्टेटर आयन और कोऑर्डिनेशन के अंदर, जो कोऑर्डिनेशन ये अपने पास स्फीयर है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर H2O वाटर के मॉलिक्यूल डिफरेंट होते हैं। जैसे इसके अंदर 6 है, इसके अंदर 5 है, इसके अंदर 4 है, ठीक है। ये तो क्या होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, आपने 10th के अंदर पढ़ा होगा। जैसे कि कॉपर सल्फेट होता है तो CuSO4 × 2H2O होता है, ठीक है, वो अलग चीज़ है। वो तो अपने पास क्या हो गए, ये होते हैं अपने पास क्या कहलाते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाते हैं। तो ये तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर अगर अपने पास वाटर के मॉलिक्यूल डिफरेंट होते हैं, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डिफरेंट होते हैं, जैसे यहाँ 6 है, यहाँ 5, यहाँ पे 4, तो ये क्या हो जाएंगे अपने पास, एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, फॉर्मूला तो सेम है पर ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, हाइड्रेशन स्ट्रक्चरल आइसोमर कहलाएंगे। समझ में आ गई ना बात ये। और लिंकेज आइसोमर क्या होते हैं, लिंकेज में क्या होती है, लिंक, लिंक मतलब बॉन्ड ही अलग हो जाता है, अलग अलग बॉन्ड बनते हैं। और ये किस में पाया जाता है, ये आपके पाए जाएंगे एम्बीडेंटेड लिगेंड में, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स कौन से होते हैं, जो अपने पास क्या होते हैं, जिसके अंदर डोनर साइट एक से ज़्यादा होती है पर एक टाइम पे क्या होता है, कोई एक एटम डोनेट करता है। समझ में आ गई ना। जैसे मान लो अपने पास साइनाइड है, साइनाइड में C- भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, पर एक टाइम पे कोई एक करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जैसे मान लो NO2 है, ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, नाइट्रोजन क्या करता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, पर यहाँ पे ONO में क्या हो जाता है, O है वो क्या करेगा, यहाँ पे बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। तो लिंक अलग हो गया ना, बॉन्ड अलग बन गया, तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, लिंकेज आइसोमर कहलाएंगे। समझ में आ गया ना बात ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंक अलग हो गई, समझ में आ गया ना बात ये। लिंक का मतलब क्या होता है, जुड़ना, ठीक है। तो जुड़ने वाले एटम क्या हो गए, अलग हो गए, स्ट्रक्चर तो अलग होगी ना, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहे हैं। समझ में आ गई। तो जहाँ पे एम्बीडेंटेड लिगेंड्स आपको दिखे और अलग अलग वहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। कोई एक मतलब ये है कि डिफरेंट एटम क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे NO2 में N बना रहे हैं और ONO में O बना रहे हैं, तो लिंक अलग अलग हो गया, बॉन्ड अलग अलग बन गए, तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, लिंकेज आइसोमर कहलाएंगे। इन दोनों में देखो, यहाँ पे नेक्स्ट अपने पास है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन में आइसोमेरिज्म में क्या होता है, अपने पास है दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होंगे। पहली बात ये कंडीशन क्या होती है इसकी, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की, तो इसकी कंडीशन होती है कि कैटाइनिक पार्ट और एनाइनिक पार्ट दोनों क्या होने चाहिए, दोनों ही मेरे पास क्या होने चाहिए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होने चाहिए, ठीक है। क्या होने चाहिए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होने चाहिए। जैसे यहाँ कैटाइन और एनाइन, कैटाइन और एनाइन दोनों ही क्या है मेरे पास, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है। अब यहाँ होता क्या है, यहाँ बस क्या होता है, लिगेंड का फर्क होता है। जैसे मान लो यहाँ कोबाल्ट के साथ है जो लिगेंड थे वो NH3 है, और यहाँ क्रोमियम के साथ कौन है, CN है। अब क्या हो जाएगा इसमें लिगेंड चेंज हो जाएंगे, यहाँ क्रोमियम के साथ क्या आ गया, NH3, यहाँ कोबाल्ट के साथ क्या आ गया, CN। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहलाएगी, कोऑर्डिनेशन आइसोमर कहलाएंगे। समझ में आ गई ना बात ये। तो ये चीज़ है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर की कंडीशन कैटाइनिक और एनाइनिक दोनों ही अपने पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर होने चाहिए। समझ में आ गई। अब जैसा कि इसमें बस क्या होता है, लिगेंड का फर्क होता है, लिगेंड एक्सचेंज हो जाती है। समझ में आ गई ना बात ये। देखो यहाँ लिगेंड एक्सचेंज हो गई, तो ये चीज़ हो गई अपने पास। तो लिगेंड एक्सचेंज कर दो, एनाइनिक और कैटाइनिक पार्ट दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रखो, एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन आइसोमर हो जाएंगे। आयोनाइजेशन का मतलब स्पेक्टेटर आयन बदल दो। हाइड्रेशन का मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर H2O के वाटर के मॉलिक्यूल डिफरेंट रहेंगे। लिंकेज के अंदर बॉन्ड है वो अलग अलग एटम बनाएंगे। समझ में आ गई ना मैं बात ये। और किस में पाया जाता है, एम्बीडेंटेड में। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, कैटाइनिक और एनाइनिक
दोनों किसके अंदर होते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होते हैं। लिगेंड का एक्सचेंज करा दो यहाँ पे, ठीक है, लिगेंड का एक्सचेंज कराते ही एक दूसरे की स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगी और आपको दो अलग अलग आइसोमर मिल जाएंगे, वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहलाएगी। अब चलते हैं अपने ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल की तरफ। तो पहले आप ये नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दोनों में स्ट्रक्चर क्या होती है, सेम होती है। ज्योमेट्रिकल में बस फर्क क्या होता है कि प्रोहिबिटेड रोटेशन के कारण क्या होता है, ठीक है, डिफरेंट अपने पास क्या होती है, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑब्टेन होती है। ठीक है, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑब्टेन होती है, यानी बॉन्ड न घूमने की वजह से क्या होता है, अपने पास दो अलग अलग है या दो से ज़्यादा अलग अलग क्या होती है, अपने पास स्पेस के अंदर अरेंजमेंट बनती है एटम की या फिर ग्रुप ऑफ एटम की, तो उसको आप एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलते हो। ठीक है, और इस फिनोमेना को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है अपने पास, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है अपने पास कि स्ट्रक्चर तो सेम होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या होता है, सेम होता है, उसके अलावा यहाँ पे अपने पास क्या होता है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी होती है, बट डिफरेंट क्या होता है अपने पास, बिहेवियर टूवर्ड्स लाइट, बिहेवियर टूवर्ड्स लाइट, यानी लाइट के प्रति व्यवहार क्या होता है इनका अलग अलग होता है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बिहेवियर टूवर्ड्स लाइट होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर बोलते हैं, और इस फिनोमिना को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। समझ में आ गई ना बात ये, तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे अगर अपन मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा कोऑर्डिनेशन नंबर जिनका 4 होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, तो या तो वो क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, और या तो फिर वो क्या होगा अपने पास, ये होगा टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, तो या तो टेट्राहेड्रल होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्क्वायर प्लेनर की, जैसे मान लो मैंने एम ए बी ए बी, देखो आपको ऐसा ही लेना पड़ेगा, क्योंकि एक ही अपने पास मेटल से दो सेम ग्रुप साथ में नहीं होने चाहिए, वरना फिर क्या हो जाएगा अपने पास, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। समझ में आ गया ना बात ये। अब इस बीच वाले को बॉन्ड ये है कि एटम को पकड़ के इसको घुमाने की कोशिश करो तो घूमेगा भी नहीं, यानी प्रोहिबिटेड रोटेशन भी रह गई। तो ये चीज़ है भाई, इसको पकड़ के इसको घुमाने की कोशिश करो तो तोड़ना पड़ेगा ना ये सारा कुछ सिस्टम। ठीक है, पूरा सिस्टम हिल जाएगा ये तो। अब यहाँ देखो ए और ए के बीच में क्या है, जो डिस्टेंस है वो मान लो L1 है। अब एक मैं मान लो ऐसी अरेंजमेंट बना दूँ, ए बी बी और ए। अब देखो यहाँ पे सेम एटम के बीच में मान लो L2 डिस्टेंस है, मेरे हिसाब से L1 और L2 दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, इसको एरियल डिस्टेंस बोलते हैं, और एरियल डिस्टेंस अगर क्या होती है, डिफरेंट होती है, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दे विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को ये शो करेंगे। सेम एटम क्या है, एक तरफ है, तो ये हो जाएगा सिस। सेम एटम एक दूसरे के अपोजिट साइड में है, तो ये हो जाएगा ट्रांस। समझ में आ गई। और टेट्राहेड्रल होते हैं ना, वो अपने पास क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। क्यों नहीं करते, अगर मैं मान लो यहाँ पे ये मेटल M ले लूँ, ये मान लो मैंने A ले लिया, ये B ले लिया, ये C, और ये यहाँ पे मान लो D ले लिया। अब A और B के बीच में मान लो यहाँ पे डिस्टेंस मान लो कितनी है, L1 है, और यहाँ पे मान लो मैंने A M, ठीक है, B, अच्छा ऐसे ले लेते हैं इसको, A B। तो यहाँ पे मान लो मैं अगर A ले लूँ, ठीक है, और बाकी को मैं ऐसे ही पड़े रहने दूँ, तो A और A के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, L2 मान लो। तो ये और ये सारी डिस्टेंस बराबर नहीं हो जाएगी, L1 इक्वल टू L2। भाई स्पेस के अंदर देखो, ठीक है, स्पेशियल अरेंजमेंट में देखो, टेट्राहेड्रल के स्ट्रक्चर अपने दिमाग में बनाओ पहले, और बनाने के बाद देखो भाई एक ऊपर की तरफ होता है, ऐसे होते हैं, ठीक है, एक यहाँ पे बॉन्ड, एक यहाँ पे, और एक इस तरफ होते हैं। तो इस ऊपर वाले पॉइंट से सारे के सारे बराबर डिस्टेंस पे नहीं होंगे, बराबर डिस्टेंस पे होंगे। ठीक है, इसका मतलब L1 और L2 बराबर है, इसका मतलब ये क्या होगा, नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते ही नहीं है टेट्राहेड्रल वाले, इसका मतलब स्क्वायर प्लेनर तो करते ही हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं किसकी, ऑप्टिकल की,
तो ऑप्टिकल की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, वही बात है। यहाँ पे आपको सब कुछ वही 11th वाला यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। एक कायरल सेंटर है तो 100% क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एक पीपीएल को क्लॉकवाइज में घुमाएगा, एक एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएगा। क्लॉकवाइज में घुमाएगा उसको आप क्या बोलते हो, लीवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये सारे नाम होते हैं ना। तो ये चीज़ है, अपन को वो तो नहीं देखने, ठीक है। मिरर इमेज भी बनती है उनकी, तो 2 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनते हैं, तो वो सारा काम होता है यहाँ पे, वो 11th वाला ही है। पर ज़्यादा इसके बारे में नहीं डिटेल में जानना आपको। एक कायरल सेंटरों का 2 कायरल सेंटर होते हैं, तो क्या होता है अपने पास, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये चेक की जाती है, ये होती है। तो नोट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये है ना, छोटा सा डाटा आपको क्या है दिमाग में ध्यान रखना पड़ेगा। कायरल सेंटर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि भाई sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या होने चाहिए, सारे जो एटम्स होते हैं वो क्या होने चाहिए अपने पास, डिफरेंट होने चाहिए। पर आपको यहाँ पे बस इतना ही ध्यान में रखना है कि जीआई शो करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, ऑप्टिकल शो करेगा या नहीं करेगा, समझ में आ गया, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए एक आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ, सुपर ट्रिक है। देखो ट्रिक क्या है, यहाँ मैं बता रहा हूँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की ट्रिक। आप क्या करो, मेक पेयर ऑफ लिगेंड्स, आप लिगेंड्स के पेयर बनाओ, जोड़े बनाओ, ठीक है। इफ 2 और मोर देन 2 सेट्स आर पॉसिबल, अगर 2 या 2 से ज़्यादा आपके क्या है डिफरेंट क्या हो गए, अगर सेट्स आर पॉसिबल, तो अपने पास क्या होगा, जीआई क्या होगा, शो होगा। इसका मतलब क्या है भाई, आप क्या करो कि लिगेंड के पेयर बनाओ, अगर 2 या 2 से ज़्यादा आपके डिफरेंट सेट मिल गए, इसका मतलब वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगी। अब आप कहोगे कैसे, तो कैसे का ये उतर रहा आपके पास। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिया था ना, इसका देखो अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ तो इसको ऐसे लिख दूँ क्या, MA2B2, कोई दिक्कत, 2A है और 2AB है। अब इस लिगेंड में देखो कितने हैं एटम, कितने हैं टोटल, लिगेंड कितने हैं टोटल, 4 है। अगर 4 लिगेंड है तो 2 पेयर बनेंगे, 2 जोड़े बनेंगे। अब 2 जोड़े बनाओ अलग अलग, एक तो ये बन सकता है AABB, और एक जोड़ा ये बन सकता है डिफरेंट AB और AB। तो अलग अलग देखो सेट बन गए ना अपने पास, 2 अलग अलग सेट बन गए, इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगी। समझ में आ गई बात, ये चीज़ है। और ऑप्टिकल के लिए क्या बताया गया है, ऑप्टिकल के लिए ये बताया गया है कि आपके पास एक ही सेट के अंदर या फिर एक पेयर अगर सेम हो जाए, जैसे मान लो आपको ये मिल गया AA BB CC DD, ये एक पेयर मान लो अगर आपको है कि सेम मिल गए, इनके कंपोनेंट अगर आपको सेम मिल गए, या फिर एक पूरा सेट ही आपको सेम मिल गया, AAA या फिर BB या फिर AABB, ये सारे क्या हो जाएंगे अपने पास, क्या हो गए, या तो एक पेयर सेम हो जाए या तो फिर पूरा सेट ही सेम हो जाए। समझ में आ गई ना बात, ये एक पेयर या फिर एक सेट आपके सेम हो जाए, तो वहां पे आपके पास क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी। जैसा कि इसमें आप देख सकते हो, AA सेम हो गया, BB भी सेम है और पूरा पेयर भी सेम है, एक ही बात है। AB और AB ये देखो पूरा क्या हो गया अपने पास, सेट ही क्या हो गया, सेम हो गया। यहाँ तो कंपोनेंट एक एक सेम थे ना अपने पास, और यहाँ पे क्या हो गया अपने पास, पूरा सेट ही सेम हो गया। समझ में आ गई ना बात, ये या तो ये वाला आपको कहीं दिख जाए या फिर ये वाला दिख जाए, ठीक है, तब आपके पास क्या होगा, वहां पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी, नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। समझ में आ गई ना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वहां पे शो होती नहीं है। सुनो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अगर मान लो मेरे पास ऐसा मिल गया AB CD EF, ठीक है, कुछ ऐसा आपको मान लो मिल गया, जैसे कि निकल Cl Br I, ठीक है। चलो मैं एक काम करता हूँ, अभी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का ही पढ़ रहा हूँ, एक बार कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का पढ़ा रहा हूँ ना, Cl Br I और F, मान लो ऐसा कुछ मिल गया आपके पास, ठीक है। तो अगर ऐसा आपके पास मतलब मिल गया निकल Cl Br I और F, यानी AB और CD, समझ में आ गया ना, ऐसे अगर आपके पास मिल रहा है तो ये आपके पास क्या होगा, क्या इनमें से कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मेरे हिसाब से पूरा सेट तो सेम नहीं है, और एक एक क्या हो गया, पेयर भी सेम नहीं है, या तो पूरा सेट ही सेम हो जाए या तो क्या हो, एक एक पेयर सेम हो जाए, तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते।
पर यहाँ तो ना तो पूरा पेयर सेम है और ना ही अपने पास मतलब ना तो पेयर सेम है और ना ही पूरा सेट सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये शो करेगा। आप वैसे भी देख सकते हो कि अगर मान लो मैं मान लेता हूँ कि ये क्या है अपने पास स्क्वायर प्लेनर शेप का है, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, क्या बात है, कायरल है, कायरल है तो फिर एक कायरल कार्बन है, तो ये तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, तो मेन आपको देखो ये तो है ही कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, इसकी एक मिरर इमेज भी बनेगी, एक लिवो होगा एक डेक्स्ट्रो होगा, तो दो ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे। तो उसको छोड़ो, आप देखो वो आपसे नहीं पूछेंगे कि मिरर इमेज बनाओ या फिर ऐसा कुछ करो, नहीं। आपको पहली बात तो ये कि ये ध्यान में रखना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जीआई और ऑप्टिकल शो होने की ट्रिक ध्यान में होनी चाहिए। यहाँ पर तो क्या था कि आप पेयर बनाओ लिगेंड के जोड़े बनाने पर दो या दो से ज़्यादा अलग अलग सेट आपके मिल जाते हैं, तो वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगी। अगर ऑप्टिकल के लिए चेक करना है तो वहाँ पे आपको या तो एक पेयर सेम मिल जाए या तो फिर आपको पूरा सेट ही सेम मिल जाए, तो आप वहाँ पे लिखोगे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी। समझ में आ गई बात ये? तो ये था अपने पास कंसेप्ट। मैं अभी थोड़े आपको एग्जाम्पल और बता देता हूँ यहाँ पे, उसके बाद अपन है ये लेक्चर एंड करेंगे। ठीक है, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। हाँ, तो देखो अपने अब आगे चलते हैं और कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं इस पर। ठीक है, इसमें मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का भी ले लिया क्योंकि ऑक्टाहेड्रल उसकी स्ट्रक्चर होती है और उसमें अपन थोड़ा बहुत ज्योमेट्रिकल और ये ऑप्टिकल का खेल खेल लेंगे। सबसे पहला देखो आपके पास क्या दे रखा है, MA2BC। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? देखते हैं, पेयर बनाओ पहले तो इनके। भाई 4 लिगेंड है तो दो दो के पेयर बनेंगे ना, तो यहाँ पे या तो ये हो सकता है AABC और या तो ये हो सकता है AB, और अपने पास क्या हो जाएगा, AB लगा दिया और एक अपने पास AC। भाई दो ये केस पॉसिबल है ना, और तो थोड़ी केस पॉसिबल हो जाएगा, एक साथ सी लोगे वापस वही आ जाएगा। भाई AB लिखो चाहे BA लिखो, वो तो एक ही बात है। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गए, दो बन गए ना, तो दो अपने पास क्या है यहाँ पे ज्योमेट्रिकल, देखो मतलब ये दो सेट बन गए, दो सेट मिल गए, मतलब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होगी, शो होगी। और कैसे शो कराओगे, देखो ये अपने पास M है, ठीक है, ये A, तो इधर मान लो मैंने BC लगा दिया, एक से ही मत लगा देना यहाँ A और यहाँ A, वरना तो होगा ही नहीं भाई, एक ही तरफ क्या होने चाहिए, सेम एटम नहीं होने चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ A लगा दो, यहाँ पे आप लगा दो B, यहाँ लगा दो C और यहाँ A लगा दो। अब ये एक तरफ है तो ये हो जाएगा सिस, और ये अपने पास अपोजिट साइड में है तो ये हो जाएगा ट्रांस। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो होगा नहीं, क्योंकि एक ही मेटल एटम से क्या है अपने पास है, सेम लिगेंड अटैच है ना, तो ये कायरल तो है नहीं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब आ जाओ अपने पास है दूसरे पे, MABCD। तो इसके क्या हो सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, देखते हैं। पेयर बनाओ, तो या तो हो सकता है AB, या तो हो सकता है CD, या तो हो सकता है AC हो सकता है। अब A के साथ C ले लो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, D के साथ B आ जाएगा, या तो फिर A के साथ B, C आ गया, D ले लो। ठीक है, तो अपने पास और क्या बन जाएगा, B और C नहीं आया ना, तो BC बन जाएगा। तो ये तीन अपने पास केस पॉसिबल है। समझ में आ गई ना मेरी बात? ये पहले मैंने A के साथ B ले लिया, फिर A के साथ C, फिर A के साथ D, और बाकी बचे हुए उधर की तरफ लिख लिए। अब और कोई तो यहाँ पे संभावना व्यक्त होती नहीं है, तो यहाँ पे तीन आए हैं, इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगी। भाई दो या दो से ज़्यादा अगर सेट पॉसिबल होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगी। अब यहाँ पे क्या होंगे, तीन इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। कैसे बनेंगे, देखो एक बार मान लो M मैंने ये ले लिया, ये A, ये B, ये C और ये D। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो अब आपको एक ये काम करना है कि एक की पोजीशन को तो फिक्स कर लो। जब भी क्या होता है, दो से ज़्यादा आपको आइसोमर बनाने होते हैं ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो एक को फिक्स करो और इन तीनों को ऐसे रोटेट करवाते जाओ। ठीक है, यानी A तो यहीं रखना है और इनको रोटेट करवा दो। इनको ऐसे रोटेट करवाओगे तो क्या हो जाएगा, D ऊपर चला जाएगा, B यहाँ आ जाएगा, C यहाँ आ जाएगा। और तीसरा इसका आइसोमर कैसे बनेगा बताओ, A को यहीं रखो, ठीक है, अब वापस इसको आगे और रोटेट कर दो तो C ऊपर हो जाएगा, ठीक है, B यहाँ आ जाएगा, अच्छा दोनों यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, अच्छा D यहाँ आएगा, ठीक है, और यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, A ऐसे रोटेट किया ना अपन ने तो C ऊपर आ गया, D यहाँ आ जाएगा और B इस जगह आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास तीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने हैं। ठीक है, तीनों के तीनों क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, क्योंकि कायरल सेंटर है। देखो ये सारे के सारे, समझ में आ गए ना बात, ये क्या है, कायरल सेंटर है, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो ऑप्टिकली एक्टिव भी होंगे, तीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकली एक्टिव भी।
अब आ जाओ इस पे आओ, देखो ये क्या बना रखा है, ये अपने पास यहाँ पे है ग्लाइसिनेटो, ठीक है, और प्लेटिनम सेकेंड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइसिनेटो, ठीक है, प्लेटिनम सेकेंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मान लो एक मैंने ऐसे बना दिया ना, और एक मान लो मैं अगर ऐसा बनाऊं तो भाई प्लेटिनम, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ आपको, ये आपको क्या बताया यहाँ पे, देखो यहाँ मान लो O माइनस लगा दिया, CO CH2 और यहाँ NH2, दो स्ट्रक्चर बनानी थी मेरे को, ठीक है। और यहाँ मान लो मैंने लगा दिया NH2, यहाँ लगा दिया O माइनस, ये CO, ये CH2 और ये हो गया। अब ये दोनों देखो क्या हो गया, सेम सेम NH2 और O माइनस, ये क्या है अपने पास एक तरफ है ना, तो ये हो जाएगा सिस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, ये ऑपोजिट साइड है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। समझ में आ गया ना बात, ये यहाँ पे नाइट्रोजन एक तरफ है, ऑक्सीजन एक तरफ है, तो ये सिस हो गया। यहाँ नाइट्रोजन डबल, ये अपने पास ऑपोजिट साइड हो गई, और ओ भी ऑपोजिट साइड है, तो ये ट्रांस हो गया। समझ में आ गया ना बात, ये ऑप्टिकली एक्टिव तो होगा नहीं। अगर बीच में मान लो एक सेंटर लेके चलो, तो यहाँ देखो बराबर डिस्टेंस चलने पे क्या होगा अपने पास, अच्छा बराबर यहाँ पे कैसे हो जाएगी, हाँ, तो यहाँ पर अगर आप देखो, तो इसको अगर बीच में से मैं अगर काटूं, ठीक है, अगर मैं एकदम बीच में से इसको काट दूं, तो ये देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है मेरे को, देखो ये CH2 यहाँ CO, यहाँ O माइनस, यहाँ O माइनस, यानी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। अब आ जाओ अपने पास यहाँ पे MA6 पे, MA6 का मतलब यहाँ पे क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला है। तो यहाँ पे आप देखोगे MA6 की अगर मैं बात करूँ, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, आप खुद बताओ। पेयर बना लो भाई, 6 है तो 3 पेयर बनेंगे भाई, A का बन सकता है, फिर से A और फिर से A, बस, और तो कोई यहाँ पे केस है ही नहीं। और बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते, यानी एक ही है, एक अगर सेट बना है, 1 सेट बना है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी, ऑप्टिकल भी नहीं होगी, इसका मतलब, ठीक है भाई। सेम आ गए ना, यहाँ पे सेम पेयर आ गए, तो ऑप्टिकल भी यहाँ पे शो नहीं होगा, ठीक है। अब अपने मैं यहाँ पे बात करता हूँ MA4 और B2 की, MA4 B2 की, इसके देखो कितने बन सकते हैं, या तो बनेगा AA, ठीक है, और या तो मेरे पास बनेगा, फिर से मैं अगर यहाँ पे क्या करता हूँ AB बन सकता है, और एक और क्या बनेगा, AB बनेगा भाई, यही तो केस पॉसिबल होगा ना। और या तो फिर क्या बन सकता है मेरे पास, AA, वापस AA ले लो, ठीक है, और एक अपने पास क्या ले लेते हैं, AB ले लेते हैं। समझ में आ गया ना भाई, दो केस ले लिए, पहले AA, फिर AB, फिर AA और AB, मैंने दो सेट बन रहे, दो सेट बन रहे, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगी। अब इसके सिस ट्रांस कैसे बनाओगे 6 के लिए, तो सिस ट्रांस का एक देखो यहाँ पे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वालों के लिए सिस ट्रांस बनाने का एक तरीका होता है। देखो कैसा तरीका होता है, ये मैंने मेटल लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा अपने पास, 4 ऐसे वैलेंसी और एक ऊपर नीचे की तरफ रहेगी, ठीक है, और एक मैं यहाँ पर और बना लेता हूँ, ठीक है। देखो ये मेटल, ये ऐसे मैंने बना दिया, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो गया, A4 और B2 है ना। तो आपको ध्यान में ये रखना है, यहाँ पे कि सेम जो एटम है वो इस वाली वैलेंसी पे नहीं आनी चाहिए। किसके लिए, सिस के लिए। अगर आप सिस बनाने की कोशिश कर रहे हो तो ध्यान रखो कि इस एक जो वर्टिकल वैलेंसी है ना, ये वाली, इस पे सेम एटम नहीं आने चाहिए अगर सिस बना रहे हो तो मान लो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, अपने पास क्या है, A4 B2 है ना, तो मान लो मैंने यहाँ A लगा दिया, यहाँ B लगा दिया, ठीक है। बाकी बचे हुए आप लगा लो, ये 2 3 4 और एक B मान लो मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, अगर सेम नहीं है तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा। और अगर आपने सेम यहाँ पे ले लिए एक दूसरे के यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा, देखो यहाँ पे मान लो मैंने A ले लिया, यहाँ A ले लिया, बाकी आप B को चाहो वहाँ पे लगा सकते हो, तो 2 B थे क्या अपने पास, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ट्रांस, यानी सेम के बीच में अगर 180 का रहे ना वर्टिकल पे एंगल, ठीक है, तो वो क्या होता है, ट्रांस होता है, और ये क्या होता है, सिस होता है। समझ में आ गई बात ये। तो ऐसे सिस और ट्रांस की बात करनी है, ऑप्टिकल एक्टिव तो होगा नहीं क्योंकि सेम पेयर यहाँ पे मेरे को नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे ये लेक्चर समाप्त करते हैं और यहाँ पे अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड
चैप्टर है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर अपन जल्दी लेके आएंगे, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय राजस्थान।